सभी को नमस्कार। काफी बच्चों की डिमांड थी कि सर ज्योग्राफी का पेपर आ रहा है, तो उस स्थिति में जो है एक रिवीजन वीडियो बना दीजिए ताकि पेपर के बारे में थोड़ा सा अच्छे से हम कर पाए और अच्छे मार्क्स ले पाए। तो दिल्ली के शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ये जो हमारी वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 में रहेगी। पार्ट 1 में हम फर्स्ट बुक के बारे में बात करेंगे और उसके जो नाम है वो है मानव भूगोल के मूल तत्व। ठीक है, उसके अंदर चैप्टर वाइज हम बात करेंगे। पहला चैप्टर है मानव भूगोल, प्रकृति और विषय क्षेत्र। ठीक है बच्चों, तो हम चैप्टर 1 शुरू करते हैं और फर्स्ट बुक शुरू कर रहे हैं पार्ट 1 में। सबसे पहले बात करेंगे कि भूगोल क्या है। जो भूगोल में जो बच्चों पृथ्वी के जो मानव आवास के रूप में अध्ययन किया जाता है, जो हमारे आसपास की चीजें हैं जिनको हम देखते सुनते हैं उन्हीं के बारे में हम अध्ययन करते हैं। पृथ्वी के अगर घटक की बात करें भूगोल के, दो है, एक भौतिक वातावरण और एक मानव जीवन के रूप में जो है। इसमें जो मेन टॉपिक आता है वो ये आता है, तीन विचारधाराएं दी गई हैं, एक निश्चयवाद, संभावनावाद और नवनिश्चयवाद। इसके बारे में हम पढ़ेंगे इंपोर्टेंट टॉपिक में। फिर मानव भूगोल के क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। सामाजिक भूगोल, नगरीय भूगोल, राजनीतिक भूगोल होता है, जनसंख्या भूगोल, आवास भूगोल और आर्थिक भूगोल। बच्चों ये 3 नंबर का चैप्टर आता है। ठीक है, अब हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके चैप्टर 1 का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए और इसके प्रमुख क्षेत्र बताइए। तो बच्चों भौगोलिक वातावरण और मानवीय क्रियाओं के अंतर संबंधों तथा भिन्नताओं का अध्ययन ही मानव भूगोल है। यानी कि जो हम वातावरण का, जो मानवीय क्रियाओं का अध्ययन कर रहे हैं, आसपास जो चीज देख रहे हैं, वो सब भूगोल आता है। रेडजेल कहते हैं कि मानव भूगोल मानव समाजों तथा धरातल के बीच संबंधों का अध्ययन है। कहने का तात्पर्य क्या है, एक तो मानव हो गया और दूसरा क्या होगा, ये प्राकृतिक वातावरण क्या, तो इन दोनों के बीच का जो संबंध है वही मानव भूगोल है। अब मानव भूगोल में किन किन चीजों का हम अध्ययन करते हैं? जनसंख्या और उसकी क्षमताओं का अध्ययन, हमारे आसपास के संसाधनों और उनके नियोजन का अध्ययन, सांस्कृतिक वातावरण का अध्ययन और वातावरण सामंजस्य का अध्ययन। अगले टॉपिक पे चलेंगे हम। भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के तत्वों के मध्य परस्पर अन्योन्य क्रिया होती है। इस कथन को उपयुक्त उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कीजिए। बच्चों 2014 में पेपर में भी आता, आइए जानते हैं। मतलब जो भौतिक भूगोल है, भौतिक का मतलब क्या, जो हमें दिख रहा है, और मानव भूगोल जो है मानव के द्वारा जो तैयार किए गए हैं उनके जो मध्य क्या अंतर, क्या संबंध है, उस पर हम बात करेंगे। बच्चों भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के तत्वों के मध्य जो है परस्पर क्रिया होती है। भौतिक भूगोल के जो कई लक्षण है, जैसे पृथ्वी की बनावट हो गई, जलवायु हो गई, मिट्टी हो गई, पदार्थ हो गए, वनस्पति, रहन सहन हो गए, ये जो सब है मानव की सामाजिक क्रियाओं पर प्रभाव डालते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य क्या, जो हमारे आसपास का जो एनवायरमेंट है वो कहीं ना कहीं मनुष्य की जो आर्थिक क्रियाएं होगी, रहने की क्रियाएं होंगी, सामाजिक क्रियाएं होंगी, उस पर फर्क डालते हैं। यानी कि जो फिजिकल है, जो जो हमारे आसपास मौजूद है, वो कहीं ना कहीं हमारे आसपास के जो वातावरण है वो हमारे जीवन पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालते हैं। प्रकृति के मनुष्य के कार्य व जीवन को निश्चित करती है, मानव जीवन को निश्चित करती है। ठीक है, मानव का जीवन संबंध प्राकृतिक संसाधनों पर ही आधारित है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास जैसे संसाधन होंगे उसी के हिसाब से आप विकास कर पाएंगे। अगर संसाधन अच्छे हैं तो आपका विकास भी अच्छा हो पाएगा, अगर संसाधन कम है तो विकास भी कम हो जाएगा। तो इन संसाधनों और मानवीय क्रियाओं के बीच के संबंध की बात जो है इसमें की गई है। प्रकृति मानव विकास के भरपूर अवसर प्रदान करती है और मानव इन अवसरों का उपयोग विकास के लिए करता है। ठीक है बच्चों, लिख दोगे आप। अब अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। प्रकृति और मनुष्य आपस में इतने जटिलता से जुड़े हुए हैं कि उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। कथन को प्रमाणित कीजिए। बिल्कुल बात है, हमारी जो प्रकृति, जो नेचर है, वो आपस में जुड़े हुए हैं, तो प्रकृति और मानव को कोई अलग नहीं कर सकता। आपसी अनन्य क्रिया द्वारा मनुष्य ने प्राकृतिक पर्यावरण में सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण की रचना की है। भौतिक और मानवीय परिघटनाओं का वर्णन रूपकों के रूप में किया जाता है, जैसे पृथ्वी के रूप में तूफान की आग, नदी का मुख इत्यादि। मानव भूगोल के अध्ययन की विषय वस्तु क्या है? अभी हमने बात कर ली थी, मानव भूगोल में किन किन बातों का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले तो भौतिक पर्यावरण और मानव जगत के बीच अध्ययन करते हैं। पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना, उन सभी तत्वों का अध्ययन करना जिन्हें मानव को पोषित करते हैं। कहीं ना कहीं जो हमारी पृथ्वी है ये मानव के एक घर है और ये उसी के संबंधों को हमें इसमें बताया जाता है। धरातल पर रहने वाले समस्त मानवीय जगत और उनकी क्षमता का अध्ययन किया जाता है इसके अंदर। पेपर पे एक 3 विचारधाराओं की बात करती है। एक विचारधारा होती है निश्चयवाद। बच्चों निश्चयवाद पेपर में पूछ लिया जाता है, तो निश्चयवाद क्या होता है आइए जानते हैं। प्राकृतिक
पर्यावरण से अन्य क्रिया की आरंभिक अवस्था में मनुष्य की प्रौद्योगिक ज्ञान का स्तर बहुत ही निम्न था। यानी कि जो शुरुआत का समय था, मनुष्य को टेक्नोलॉजी का बिल्कुल ज्ञान नहीं था। उस समय सामाजिक विकास की अवस्था भी बहुत ही शुरुआती थी। इस अवस्था में प्रकृति के समक्ष मानव निष्क्रिय था। प्रकृति के अनुसार ही मानव स्वयं को ढालता था। यानी कि जो अगर प्रारंभिक अवस्था की बात करें तो मानव के पास कोई ज्यादा टेक्नोलॉजी थी नहीं, तो मानव जो है प्रकृति जैसा करती थी, प्रकृति के अनुसार उसको अपने आप को ढालना पड़ता था। कहने का तात्पर्य क्या है कि निश्चयवादी व्यवस्था ये कहती है कि प्रकृति मजबूत थी और मनुष्य जो है प्रकृति के अनुसार रहता था। इस अवस्था में मानव प्रकृति की सुनता था, उसकी प्रचंडता से भयभीत होता था और मानव जो है प्रकृति की पूजा करता था। यानी कि पहले समय में क्या होता था, जैसा प्रकृति आदेश कर रही है वैसे ही मानव को मानना पड़ता था। और अगर बाढ़ भूकंप वगैरह आ रहे तो उसको सहना भी पड़ता था। और इवन मानव की पूजा भी, मानव जो है प्रकृति की पूजा करता था। बच्चों ये निश्चयवाद है, अच्छे से कर लेना, पेपर में आते आता है। इस अवस्था में मानव अपने आप को प्रकृति के द्वारा दी गई सुविधा के अनुसार ढाल लिया जाता है। यानी कि निश्चयवादी विचारधारा पूरी तरह से ये कहती है कि मानव जो है प्रकृति का दास है और जैसी प्रकृति कहेगी वैसे ही मानव को करना पड़ेगा। अब इसकी जो एडवांस आती है वो आती है संभावनावाद। प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव उसका उपयोग करता है। इसके धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है। मानव भूगोल की विचारधारा को किस नाम से जाना जाता है? बच्चों एक विचारधारा आती है आती है संभावनावाद, या इसको संभववाद भी कह सकते हैं। निश्चयवाद क्या कहती है कि प्रकृति मजबूत है। संभावनावाद क्या कहता है? अब ये संभावनावाद जो है मनुष्य पर ज्यादा बल देती है। मानव भूगोल की विचारधारा को संभववाद कहा जाता है। समय के साथ साथ मानव बेहतर तकनीक विकसित कर लेता है और पर्यावरण से संबंधित संसाधनों के द्वारा संभावनाओं का जन्म देता है। कहने का तात्पर्य क्या है? धीरे धीरे मानव का विकास होता जाता है, मानव के पास टेक्नोलॉजी आती है, वो प्रकृति को समझने लगता है और कहीं ना कहीं प्रकृति को वश में करने का प्रयास भी करने लगता है। इस अवस्था में मानवीय क्रिया सांस्कृतिक और भूपृष्ठ का निर्माण करती है और मानवीय क्रियाओं की छाप है वो चारों ओर होती है। यानी कि मानव जो है कहीं ना कहीं सबको कंट्रोल करने लग जाता है। तो निश्चयवाद में आप कहेंगे कि प्रकृति मजबूत है, जब संभावनावाद की कहेंगे तो कहेंगे कि जो मनुष्य मजबूत है। नव निश्चयवाद की संकल्पना को बताइए। नव निश्चयवाद ग्रिफिथ टेलर की देन है, जो दो विचारधाराओं के मध्य संतुलन करता है। अब बच्चों एक हो गई निश्चयवादी विचारधारा, एक हो गई संभाववाद। अब इन दोनों का जो बैलेंस है उसी को ही हम नव निश्चयवाद कहते हैं। ठीक है, अब नव निश्चयवाद क्या था ये जानते हैं। ये जो विचारधारा थी वो ग्रिफिथ टेलर ने दी थी। इस विचारधारा के जनक जो थे वो ग्रिफिथ टेलर थे। यह विचारधारा निश्चयवाद और संभावनावाद के मार्ग के बीच का मार्ग प्रस्तुत करती है। इनका मानना यह है कि ऐसा नहीं कि निश्चयवाद कहता है कि प्रकृति मजबूत है, संभावना के बाद कहता है मनुष्य मजबूत है। ठीक है, एक दोनों ने एक दूसरे को दास बना रखा है, पर इस विचारधारा में दोनों के सामंजस्य की, कॉपरेशन की बात की गई है। यह पर्यावरण को नुकसान किए बगैर समस्या को सुलझाने बल देती है। इस कहते हैं कि जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना मनुष्य जो अपना कार्य कर सकता है। इसके अनुसार मनुष्य ना तो प्रकृति पर पूरी तरह निर्भर हो सकता है और ना ही प्रकृति से स्वतंत्र रह सकता है। यानी कि दोनों की कोऑपरेटिव की बात की गई है। यानी कि मनुष्य प्रकृति पर निर्भर नहीं है और ना ही प्रकृति पर निर्भर है। कहने का तात्पर्य क्या है? मनुष्य अपना जुगाड़ भी कर लेता है और मनुष्य को प्रकृति पर थोड़ा आश्रित भी रहना पड़ेगा। प्रकृति पर विजय पाने के लिए प्रकृति के नियमों का पालन करना होगा, उसे विनाश से बचना होगा। कहने का तात्पर्य क्या? अगर आपको प्रकृति के संसाधनों का प्रयोग करना है तो उसके नियमों को फॉलो करना पड़ेगा, उसके नियमों को मानना पड़ेगा, अन्यथा उसका विनाश हो जाएगा। प्राकृतिक देनों का प्रयोग करते हुए प्रकृति की सीमाओं का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, औद्योगिक करते समय हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि जंगलों को नष्ट होने से बचाया जाए। तो बच्चों तीसरी विचारधारा जिसको नव निश्चयवाद कहते हैं वो ना तो ये कहती है कि प्रकृति मजबूत है, वो ये कहती है ना ही मनुष्य मजबूत है। ये कहीं ना कहीं दोनों के सामंजस्य की बात करती है, दोनों मजबूत है। ग्रिफिथ टेलर ने इसके बारे में कहा था। मानव भूगोल की मानवतावादी विचारधारा क्या कहती है ये जानते हैं। ठीक है, इसका तात्पर्य यह है कि मानव भूगोल के अध्ययन को मानव के कल्याण और सामाजिक चेतना के विभिन्न पक्षों को जोड़ना था। इसका उदय 1970 के दशक में हुआ। इसके अंतर्गत आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे पक्षों पर ध्यान केंद्रित किया गया। मतलब मानवतावादी विचारधारा कहीं ना कहीं मानवता पर बल देने की बात करती है। यह मनुष्य की केंद्रीय और क्रियाशील भूमिका पर बल देती है। यानी कि जो मानवतावादी विचारधारा है वो मनुष्य को इंपोर्टेंट मानती है और मनुष्य की क्रियाओं पर ज्यादा बल देती है। इसमें असमानता, निर्धनता, अभाव जैसे विषयों का निवारण पर ध्यान आकर्षित करती है। यानी कि जो मनुष्य की समस्याएं हैं उसको समाप्त करने का बात करती है।
प्रौद्योगिकी के विकास के लिए प्रकृति का ज्ञान किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए बच्चों, अगर आपको टेक्नोलॉजी का विकास करना है तो आपको प्रकृति को जानना भी बहुत जरूरी है। बिना प्रकृति को जाने आप जो है टेक्नोलॉजी का विकास नहीं कर सकते। कैसे जानते हैं? प्रौद्योगिकी किसी भी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर को सूचक होती है, यानी कि प्रौद्योगिकी किसी समाज के सांस्कृतिक विकास को बताती है। प्रकृति के नियम को समझ के ही टेक्नोलॉजी का विकास किया जा सकता है। जैसे घर्षण हो गया, ऊष्मा की सोच ने आग को खोज दिया। जैसे अगर जैसे वायुयान उड़ रहा है, तो वायुयान के उड़ने के पीछे कुछ प्रकृति के नियम होंगे। उन प्रकृति के नियम को पालन करने के बाद ही जो है ये टेक्नोलॉजी काम कर रही है। आप प्रकृति के नियम के विपरीत जो है टेक्नोलॉजी नहीं चला सकते। तीसरा, डीएनए और अनुवांशिक के रहस्य ने अनेक बीमारियों पर विजय प्राप्त की है। यानी कि आप देखो, डीएनए से काफी समस्याओं को हल कर दिया जाता है। वायु के गति के नियमों का प्रयोग अधिक तीव्र गति चलाने के लिए वायुयान विकसित किए गए। मैंने अभी बताया ना कि अगर वायुयान उड़ रहा है तो वो प्रकृति के नियम है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर पेड़ पर फल लगा हुआ है तो वो नीचे गिरेगा। उस स्थिति को ध्यान रखते ही सारे जो नियम तय किए जाते हैं, सारी टेक्नोलॉजी का विस्तार किया जाता है। प्रकृति के ज्ञान के आधार पर ही सांस्कृतिक वातावरण होता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर हमें टेक्नोलॉजी का विकास करना है तो सबसे मेन चीज ये है कि आपको प्रकृति का विकास करना होगा। प्रकृति पर मनुष्य प्रयासों की छाप स्पष्ट दिखाई देती है। यानी कि प्रकृति का देखो मनुष्य धीरे धीरे प्रयोग कर रहा है। आप देखते हो पहाड़ियों का प्रयोग करता है चारागाह के रूप में, महासागरों का प्रयोग कर रहा है समुद्री मार्ग के रूप में, भूमियों को विश्राम स्थल यानी कि रहने के लिए प्रयोग कर रहा है, अंतरिक्ष उपग्रह प्रशिक्षण कर रहा है, कृषि नगर पुलों का निर्माण कर रहा है। तो कहीं ना कहीं कृषि पर जो है मनुष्य की छाप देखी जा सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं। जो इंपॉर्टेंट है उसी पे हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, भूगोल में भौतिक और मानवीय परिघटनाओं का वर्णन मानव शरीर रचना विज्ञान से प्रतीकों का प्रयोग करके रूप के रूप में हुआ है, उदाहरण दीजिए। देखिए, प्रकृति और मानव जो है अविभाज्य तत्व है, दोनों अलग अलग चीज है पर दोनों के अंदर कॉपरेशन देखने को मिलता है। ठीक है, प्रदेशों गांवों नगरों का वर्णन जीवों के रूप में किया जाता है। हम जन्मभूमि को माँ कहते हैं। ठीक है, हम देखते हैं तूफान की आग, नदी के मुख, हिमानी की ग्रोथ, जल डमरू, मध्य ग्रीवा, मृद की परिचय का वर्णन करते हैं। तो मतलब इसमें भौतिक मानवीय घटनाओं के वर्णन के बारे में बात किया गया है, ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है बच्चों। इस चैप्टर में से जो मेन इंपोर्टेंट है, एक तो तीनों विचारधारा पढ़ लेना। तीनों विचारधारा आपको बता दी ना कौन कौन सी है? निश्चयवाद, संभावनावाद और नव निश्चयवाद। ये विचारधारा में से एक आपकी आ जाएगी। फिर मानव और प्रकृति के बीच में क्या संबंध है वो पढ़ लेना, उससे हो जाएगा। तो चैप्टर 1 आपका कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 2 पे। तो बच्चों, रिवीजन की सीरीज में हम चलते हैं चैप्टर नंबर 2, विश्व जनसंख्या घनत्व वितरण और जनसंख्या विकास। बच्चों, जो पॉपुलेशन है वो विश्व में कई तरीके से फैली हुई है, अलग अलग तरीके से फैली हुई है। आप देखते हो कि एक जगह बहुत सारे लोग रह रहे हैं, दूसरी जगह जो है बहुत कम लोग रह रहे हैं। तो इस तरह से अलग अलग जो है जनसंख्या का फैलाव है, उसी पे हम इस चैप्टर में बात करेंगे। इसमें जो मेन बात करेंगे वो जनसंख्या के वितरण की बात करेंगे कि कहाँ कहाँ लोग किस तरह फैले हुए हैं। फिर कितने घनत्व का मतलब होता है कि एक एरिया में कितने लोग रह रहे हैं। फिर जनसंख्या बढ़ने के क्या फायदे हैं, ऋणात्मक और धनात्मक। ठीक है, बात करेंगे कहीं पे जनसंख्या धनात्मक वृद्धि हुई है, कहीं पर ऋणात्मक हुई है। जनसंख्या परिवर्तन के कौन से घटक है, जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, इसके बारे में जानेंगे। हम इस चैप्टर में जानेंगे कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कौन से कारक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये बच्चों, पेपर में पूछ लिया जाता है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। भौगोलिक कारक है, आर्थिक कारक है, सांस्कृतिक कारक है। अभी नीचे नीचे हम इनको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले, और इसमें हम ये भी जानेंगे जनांकीय संक्रमण सिद्धांत, कैसे कैसे जनसंख्या का अलग अलग फेज में लगातार बढ़ी। कभी एक समय आया कि जनसंख्या तेजी से बढ़ी, कभी धीमी बढ़ी, तो उस पर हम इस चैप्टर में बात करेंगे। फिर जनसंख्या नियंत्रण के उपायों की इस चैप्टर में बात करेंगे। मेन मेन क्वेश्चन क्या है आइए जानते हैं। तो चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, जनसंख्या की धनात्मक और ऋणात्मक वृद्धि से क्या तात्पर्य है। देखिए, किसी क्षेत्र में निश्चित समय अवधि में जो जनसंख्या में परिवर्तन होगा वो जनसंख्या वृद्धि कहलाएगी, यानी कि बढ़ेगी या घटेगी, यानी कि जो भी परिवर्तन होगा वो क्या कहलाएगा, जनसंख्या वृद्धि कहलाएगी। ठीक है, जब उसको हम प्रतिशत में कर देते हैं तो वो वृद्धि दर हो जाती है। ठीक है, अब जनसंख्या की जो वृद्धि होती है वो धनात्मक भी होती है और ऋणात्मक भी होती है। आइए जानते कैसे। किन्हीं दो समय अंतरालों के बीच जब जन्म दर,
मृत्यु दर से अधिक होती है तो वो धनात्मक वृद्धि होती है। कहने का मतलब क्या है कि अगर ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं और मरने की संख्या जो कम है तो वो धनात्मक वृद्धि कहलाती है। यानी कि जो जन्म दर है वो ज्यादा है, जहां जन्म दर ज्यादा होती है तो धनात्मक वृद्धि कहलाती है। ऋणात्मक वृद्धि दर क्या है? किन्हीं दो समय अंतरालों के बीच में जब जन्म दर मृत्यु दर से कम होती है तो वो जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि होती है। कहने का मतलब यहाँ जनसंख्या में कमी हो जाती है, यानी कि पैदा होने वाले बच्चों की संख्या कम है और मरने वालों की संख्या ज्यादा है तो वो ऋणात्मक वृद्धि दर कहलाती है। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 2, संसार में जनसंख्या प्रवास के प्रमुख अपकर्ष कारकों का वर्णन कीजिए। बच्चों दो कारक होते हैं, समझना ध्यान से। एक होता है अपकर्ष और एक होता है प्रतिकर्ष। अपकर्ष का मतलब होता है किसी मतलब आपको प्रॉफिट के लिए जब दूसरी जगह जाते हैं, अच्छी चीजों के लिए जाते हैं तो अपकर्ष कारक कहलाते हैं। मान लो आप गांव से लोग शहर में आ गए, ये अपकर्ष कारक है क्योंकि इसको वहां सुविधाएं मिलेंगी। प्रतिकर्ष कारक का मतलब ये होता है कि जब जगह छोड़नी पड़ रही है किसी कारण से, जहां पे बहुत नुकसान हो रहा है, वो प्रतिकर्ष कारक कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के द्वारा बाढ़ भूकंप आ गया, तो अभी हम देखते हैं कि इससे संबंध में कौन सा क्वेश्चन आएगा। इसमें अभी अपकर्ष कारक के बारे में पूछा है। प्रवास के अपकर्ष कारक गंतव्य स्थान को उद्गम स्थान की अपेक्षा अधिक आकर्षक बनाते हैं। यानी कि जब लोगों को लगता है एक जगह जाने से प्रॉफिट होता है तो वो उसके अपकर्ष कारक कहलाते हैं। मैंने आपको एग्जांपल बताया, लोग दिल्ली आ रहे हैं गांव से, क्योंकि किस लिए आ रहे हैं आप सबको पता होगा। लगता है उन्हें जैसे काम बेहतर अवसर मिल जाएंगे, उन्हें लगता है गांव के मुकाबले जो है शहर में जो है बेहतर अवसर मिल जाएंगे, रहन सहन की अच्छी दिशाएं मिल जाएंगी, शांतिपूर्ण वातावरण मिल जाएगा, अनुकूल जलवायु मिल जाएगी और जीवन और संपत्ति की सुरक्षा होगी। यानी कि वो सारे कारण जिनसे उनको अच्छा महसूस होगा वो अपकर्ष कारक कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना इसको। फिर बात करते हैं प्रतिकर्ष कारक। संसार में जनसंख्या प्रवास के प्रमुख प्रतिकर्ष कारक की बात कीजिए। ऐसा क्या कारण है कि एक जगह से लोग दूसरी जगह छोड़ के चले जाते हैं? जब वो छोड़ के चले जाते हैं उसी को ही प्रतिकर्ष कारक कहते हैं। प्रवास के प्रतिकर्ष कारक उद्गम स्थान को उदासीन स्थल बना देते हैं। इन कारणों की वजह से लोग इस स्थान को छोड़ देते हैं। अब लोग एक स्थान से बच्चे दूसरे स्थान क्यों छोड़ते होंगे? नंबर एक, हो सकता है कि वह रहने के जो है अनुकूल वातावरण ना बन पा रहे हो सकता है वहां की राजनीतिक परिस्थितियां बहुत ही बेकार हो गई हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जो है आप देख रहे दो जगह युद्ध हो गया। अब युद्ध हो गया तो सीधी सी बात है यूक्रेन में लोग वहां से छोड़ छोड़ के भागेंगे। प्रतिकूल जलवायु रहने के, आप जलवायु उपयुक्त ना होना, प्राकृतिक आपदा बाढ़ भूकंप वगैरह आ जाए, महामारियों की स्थिति में भी लोग एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। आपने देखा कि जब कोरोना वायरस आ रहा था तो लोग शहरों से गांव की तरफ चले गए थे, उनको लग रहा था कि शहर में जीवन है बहुत कठिन हो गया है, तो इस तरह से वो उनके लिए प्रतिकर्ष कारक हो गया था। अगर कोई जगह पिछड़ेपन है तो उसकी वजह से भी जो है लोग वहां छोड़ के जा सकते हैं। अब जनसंख्या परिवर्तन के तीन प्रमुख घटक कौन से बच्चों जानते हैं? जनसंख्या परिवर्तन के तीन प्रमुख घटक हैं, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। प्रति हजार स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों के रूप में जन्म दर कहते हैं उसको। ठीक है। मृत्यु दर का मतलब क्या है? वही 1000 बच्चे जो पैदा हुए उसमें जितने मर गए वो मृत्यु दर कहलाती है। जनसंख्या वृद्धि केवल बढ़ती जन्म दर से नहीं होती बल्कि घटती मृत्यु दर से भी होती है। कहने का तात्पर्य क्या, जहां अगर मृत्यु दर घट जाती है तो भी जनसंख्या बढ़ जाती है। एक जगह जनसंख्या परिवर्तन का एक तो जन्मदन कारण होते हैं, हो सकता है जनसंख्या ज्यादा हो गई हो या मृत्यु दर कम हो गई हो। तीसरा जो है प्रवास, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब लोग को छोड़ के जाते हैं तो भी वो प्रवास कहलाता है। प्रवास स्थायी भी होता है और मौसमी अनुसार भी होता है। बच्चों स्थायी तो समझ में आ गया, मौसमी कौन होता होगा? आप देखते हैं कि गांव में क्या होता है, जब फसल कटने का समय आता है तब तो लोग चले जाते हैं, उसके जब वो खाली बैठ जाते हैं तो वो शहरों में आ जाते हैं, तो इसको मौसमी प्रवास के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। किसी जनसंख्या में क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि और ह्रास के क्या कारण है? मतलब एक जगह पे जनसंख्या बढ़ की हो रही है और घट की हो रही है, उसके क्या कारण है? अब जनसंख्या बढ़ने के क्या कारण है? मान लो वहां पे संसाधन बहुत ज्यादा हो तो लोग वहां जनसंख्या रहने लगती है। अब तुम देखो दिल्ली में इतने सारे लोग आते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे संसाधन ज्यादा है। तीव्र गति से ह्रास, ठीक है। अब ज्यादा जनसंख्या बढ़ने से क्या होता है कि वहां पे संसाधनों पे ज्यादा भार हो जाता है और सीधी सी बात है संसाधनों का भी बहुत नुकसान होने लगता है। जनसंख्या के कारण जो है भरण पोषण में कठिनाई हो जाती है। जहां पे जनसंख्या ज्यादा होगी तो वहां पे लालन पालन पोषण भरण पोषण बड़ा कठिन हो जाता है। विकास की गति जो है अवरुद्ध हो जाती है। अब जनसंख्या ह्रास के क्या परिणाम होते हैं? अब मान लो जनसंख्या कम हो जाए कहीं पे तो उससे क्या परिणाम निकल के आएंगे? संसाधनों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, यानी कि कुछ जहां लोग नहीं है तो वहां के संसाधन प्रयोग नहीं कर पाएंगे और आधारभूत संरचना वैसी की वैसी रहेगी और देश जो है निराशा में डूब जाएगा। तो जनसंख्या के बढ़ने के अपने फायदे
और ना बढ़ने के अपने फायदे नुकसान दोनों हैं। अब बात आती है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए सरकार ने क्या तरीके अपनाए। जो पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है, सरकार के द्वारा क्या क्या किया जाता है। सरकार परिवार नियोजन के कार्यक्रम चलाती है, लोगों को समझाती है कि बच्चे दो ही अच्छे। ठीक है। अच्छे गर्भ निरोधकों का सरलता से उपलब्ध कराना, यानी कि जितने भी गर्भ निरोधक तरीके हैं वो उससे लोगों को बताना। ठीक है, ताकि जनसंख्या ज्यादा ना हो। और शिक्षा का जो प्रसार प्रसार खासकर स्त्रियों में, अगर स्त्री पढ़ लेगी तो सीधी सी बात है, तो समझ में आ जाएगी कि जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए जो है क्या क्या किया जा सकता है, और उसका भी कहीं ना कहीं रोल होता है। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि विश्व में जनसंख्या का वितरण असमान है। तो जनसंख्या घनत्व और वितरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या है। कहने का तात्पर्य क्या है बच्चों यहाँ पे, कि जनसंख्या ज्यादा क्यों होगी और कम होने के क्या कारण है। तो उसके पीछे सबसे बड़े कारण है, सबसे पहले तो प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक कारण किसी भी जनसंख्या को बसने, कम होने और ज्यादा होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जैसे उच्चावच, पहाड़ी इलाकों में क्या होता है बच्चों, ज्यादा लोग रहते हैं कम लोग रहते हैं, कम लोग रहते हैं। और मैदानी एरियो में ज्यादा लोग रहते हैं। जहां पे जलवायु सरल है, सिंपल है, और ठीक है, मान लो अत्यधिक गर्म और अत्यधिक ठंडे हैं, वहां पे लोग कम रहेंगे। और जहां पे समान जलवायु होते हैं, लोग ज्यादा रहेंगे। जहां पे उपजाऊ मृदा होगी तो लोग क्या रहेंगे, ज्यादा रहेंगे। और जहां पे कम उपजाऊ मृदा होगी तो बच्चों कम रहेंगे। जहां पे खनिज पदार्थ अच्छी मात्रा में होंगे तो लोग ज्यादा रहेंगे। जहां पे कम मिलेंगे तो कम रहेंगे। जहां पे वनस्पति पेड़ पौधे पाएंगे तो लोग ज्यादा रहेंगे और कम। ठीक है, जन की उपलब्धता होगी, अगर पानी उपलब्ध हो गया तो ज्यादा रहेंगे, अदरवाइज कम रहेंगे। तो ये थे प्राकृतिक कारण, जिनकी वजह से जनसंख्या जो है ऊपर नीचे होती है। ऊपर नीचे मतलब कम ज्यादा। अब बात करेंगे आर्थिक कारणों की, कि आर्थिक कारण कौन से हैं। देखिए, जहां पे परिवहन क्षेत्रों का विकास हो जाएगा तो वहां पे लोग ज्यादा रह सकते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है, जहां आने जाने की सुविधा है तो लोग सीधी सी बात जा रहे हैं। नगरीकरण होगा तो लोग ज्यादा रहते हैं। ठीक है। और कई धार्मिक और सांस्कृतिक कारण भी होते हैं। कुछ लोग जो है, जैसे धार्मिक लोग अपने देश छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं, युद्ध के कारण वगैरह, रंग भेद नीति के कारण। राजनीतिक कारण भी होते हैं, मान लो युद्ध हो गया, जातीय संघर्ष हो गया, तो इसके कारण लोग इधर से उधर रहने चले जाते हैं। तो बच्चों, आपने जाना कि जनसंख्या बढ़ने और घटने के क्या कारण है। बेसिकली प्राकृतिक कारण, आर्थिक कारण इसमें महत्वपूर्ण है। किसी देश की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ने से वहां के विकास पे क्या प्रभाव पड़ता है। बच्चों, अगर लगातार जनसंख्या बढ़ी तो क्या नुकसान होंगे, आपको पता ही है। सबसे पहले तो भोजन की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। यानी कि सीधी सी बात है, जब जनसंख्या ज्यादा होगी तो उनके भोजन का जो जुगाड़ है वो कम हो पाएगा। आवास की समस्या हो जाएगी। शहरों में देखते हो कैसे लोग रहते हैं, जो कि झोपड़ियां तक बन जाती है। क्यों? क्योंकि जनसंख्या ज्यादा हो गई है। अब जनसंख्या ज्यादा होगी तो बेरोजगारी भी होगी, क्योंकि ज्यादा लोग को रोजगार तो हमारे पास सीमित है। तो अधिक जनसंख्या से कहीं ना कहीं रोजगार के साधन भी कम हो जाते हैं। जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो हमारा बिल्कुल थर्ड क्वालिटी का हो जाता है, निम्न स्तर का हो जाता है। कृषि पर ज्यादा दबाव आ जाता है, बचत कम होने लगती है, खर्चा ज्यादा होता है। और स्वास्थ्य सेवाएं भी बिल्कुल कमजोर होने लगती हैं। बच्चों, एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है पेपर में, कि जननांगीय संक्रमण सिद्धांतों के चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। यानी कि कौन कौन से फेज में किस प्रकार से जनसंख्या बढ़ी, उसके बारे में इसमें हम बात करते हैं। ठीक है, जननांगीय संक्रमण सिद्धांत पूरा इसी पे निर्भर करता है। ठीक है, ये देखो लिखा है। इस सिद्धांत के अनुसार जैसे जैसे कोई देश या समाज खेतियार और अशिक्षित में उन्नति करके नगरीय और साक्षर बनता है, तो उस समाज में जन्म दर और मृत्यु दर से निम्न जन्म और निम्न मृत्यु दर की स्थिति आने लगती है। कहने का तात्पर्य क्या है, कि जब शिक्षित होने लगते हैं, नगरीकरण होने लगता है, तो जन्म दर भी कम हो जाती है, क्योंकि छोटा परिवार में समझ में आने लगता है। और मृत्यु दर भी कम होने लगती है, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं ज्यादा होती है। अब इनके चरणों की बात करेंगे। प्रथम अवस्था क्या थी। पहली अवस्था जो थी उसमें क्या था, कि उच्च जन्म दर थी और उच्च मृत्यु दर थी। यानी कि जनसंख्या बहुत धीमी गति से बढ़ रही थी। क्यों? मरने वाले और पैदा होने वालों की संख्या दोनों तेज थी। दूसरी अवस्था क्या थी, इस अवस्था में उच्च जन्म दर बनी रहती है। ठीक है, और समय के साथ घटती है, और मृत्यु दर भी घटने लगती है, और जनसंख्या तेजी से बढ़ने लगती है। तीसरी अवस्था क्या थी, इस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर बहुत कम हो जाते हैं और संतुलन की स्थिति हो जाती है। कहने का तात्पर्य क्या है, कि धीरे धीरे मेडिकल फैसिलिटी बहुत बढ़ने लगती है, और मेडिकल फैसिलिटी बढ़ने के कारण जो है जन्म दर, छोटा परिवार लोग समझ जाते हैं, और मृत्यु दर भी कम हो जाती है। तो बच्चों, ये चैप्टर नंबर 2 था। आई होप दैट कि आप समझ में हो गए। चलते हैं चैप्टर नंबर 3 की ओर। बच्चों, चैप्टर नंबर 3 का नाम है मानव विकास। ठीक है, और मानव विकास के संबंध में जो मेन व्यक्ति है, बच्चों ये चैप्टर और जो पिछला चैप्टर है दोनों मिला के 8 नंबर है, यानी कि चैप्टर नंबर 2 और 3 डॉक्टर महबूब उल हक 1990 द्वारा की गई, और अमर्त्य सेन ने जो है इसका विकास किया।
मानव विकास के 3 अंग हैं: समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। मानव विकास के सूचकांक का मापन की अगर हम बात करें तो मानव विकास सूचकांक यानी कि एचडीआई कैसे मापा जाता है? कोई देश कैसे विकास कर रहा है, उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों की पहुंच ये देखी जाती है। उसके आधार पर मानव विकास तय किया जाता है। मानव विकास के उपागम कौन से? आय उपागम, कल्याण उपागम, आधारभूत उपागम, इनके ऊपर बात करेंगे हम। और मानव विकास के एचडीआई, अच्छा सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। विकास का गुणात्मक परिवर्तन से है जो सदैव मूल्य सापेक्ष होता है, तर्कों द्वारा तय है। गुणात्मक का मतलब होता है क्वालिटी। धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे विकास होता है तो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है लगातार परिवर्तन होती रहती है। कहीं ना कहीं जब विकास होता है तो हमारी क्वालिटी लाइफ बढ़ती है। विकास तभी सार्थक माना जाता है जब तक कि वर्तमान दशाओं में वृद्धि हो। विकास जब होगा जब हमारी जो स्थिति है उससे और बेहतर हो। विकास तब होता है जब सकारात्मक वृद्धि हो। ये तो क्लियर है। अगर मान लो सकारात्मक नहीं होगा तो वो विकास नहीं कहलाएगा। तीसरा, परंतु केवल सकारात्मक वृद्धि का होना ही विकास नहीं है, उसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ होना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्वालिटी ऑफ लाइफ मतलब है सबको आसानी से संसाधन मिल जाए। बच्चों पेपर में क्वेश्चन आया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकास और वृद्धि में अंतर स्पष्ट कीजिए। विकास और वृद्धि में क्या अंतर है? देखिए, वृद्धि क्या होता है? वृद्धि का मतलब क्या होता है कि लगातार बढ़ना। ठीक है, वृद्धि धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। विकास का मतलब होता है गुणात्मक परिवर्तन, ऐसे परिवर्तन जिनसे कि आपकी मनोदशाएं सकारात्मक हो रही हैं, आपकी जो आसपास की दशाएं वो सकारात्मक हो रही है। विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक कि वर्तमान दशाओं में सकारात्मक वृद्धि ना हो। कहने का मतलब वृद्धि तो है, पर जब सकारात्मक वृद्धि होगी तो वही विकास कहलाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, डॉक्टर महबूल आक द्वारा मानव विकास के वर्णन किस प्रकार से किया गया है? वो उनका 3 पॉइंट्स में उन्होंने बताया है। नंबर 1, मानव विकास के लिए विकल्पों में वृद्धि करनी चाहिए, सार्थकता सुधार होनी चाहिए और ऐसे दशाएं चेंज हो जाए जो व्यक्ति के सार्थक जीवन को बढ़ाए। विश्व में मानव विकास के कल्याण उपागम की 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। कल्याण उपागम क्या कहता है? ये कल्याण उपागम, देखो कल्याण उपागम सीधी सी बात है, मानव के कल्याण से संबंधित होता है। आपको पता है ये कल्याण क्या होता है? कहीं ना कहीं मानव के हर पैरामीटर्स में वृद्धि होना, वो सकारात्मक दशाओं में वृद्धि होना, जिससे उसका कल्याण होगा। यह उपागम मानव को सभी विकासात्मक गतिविधियों के लाभार्थी के रूप में देखता है। यह उपागम शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और सुख साधनों पर उच्चतर सरकारी व्यय पर तर्क देता है। ठीक है, ये चाहता है कि सरकार जो है शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा पे खर्चा करे, विकास पे खर्चा करे। लोग विकास में प्रतिवादी नहीं है, लेकिन वे केवल इसके प्राप्त करता है। सरकार कल्याण पर अधिकतम व्यय करके मानव को विकास कर सकती है। यानी कि सरकार जितना कल्याण में व्यय करेगी, जितना आधारभूत क्षमताओं व्यय करेगी, उतना ही फायदा रहेगा। संसार में मानव विकास के आधारभूत आवश्यकता उपागम को वर्णन कीजिए। बच्चों, व्यक्तियों की क्या आधारभूत आवश्यकता है? देखिए, लोगों की जो आधारभूत आवश्यकता है वो स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास की पहचान की गई है। ठीक है, और इसमें मानव विकल्पों की वृद्धि पर जोर नहीं दिया गया है, मूलभूत आवश्यकताओं पर जोर दिया गया है। यानी कि मूलभूत आवश्यकता जो आपको चाहिए ही चाहिए। संसार के विभिन्न देशों में मानव विकास के निम्न और उच्च स्तर को क्यों दिखाई पड़ते हैं? कहीं पे आपको लगता है कि मानव विकास बहुत ज्यादा हो रहा है, कुछ देशों का बहुत ज्यादा हो रहा है और कुछ देशों का विकास बहुत कम हो रहा है, तो उसके ऊपर हम बात इस क्वेश्चन में पूछी गई है। सबसे पहले बात करेंगे उच्च स्तर वाले देश, जहां पे मानव विकास बहुत तेजी से हो रहा है। ऐसा क्यों होता है? इन देशों में सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य पर सरकार जो है ज्यादा से ज्यादा निवेश करती है। यानी कि जिन देशों का विकास ज्यादा है, डेवलपमेंट ज्यादा है, तो सरकार वहां पे हेल्थ और एजुकेशन पे ज्यादा खर्चा करती है। इन सेवाओं को उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता होती है। दूसरा, राजनीतिक शांति रहती है और सामाजिक स्थिरता बनी रहती है। सरकारों के बीच में लड़ाई कम से कम होती है, सामाजिक विविधता ज्यादा नहीं होती। और इसमें नॉर्वे, आइसलैंड, ऑस्ट्रेलिया, लग्जमबर्ग, कनाडा जैसे देश आते हैं। अब ऐसे कौन से देश हैं जो एचडीआई के मामले में यानी कि मानव विकास सूचकांक के मामले में नीचे हैं, और वो क्यों नीचे हैं? नंबर 1, सामाजिक सेवाओं में सरकार आवश्यक निवेश किया जाता है, यानी कि सामाजिक सेवाओं में ज्यादा निवेश करती है। प्रतिरक्षा, गृह क्रय शांत कराने में अधिक व्यय हो जाता है वहां पे, यानी कि उनका जो संसाधन है वो कहीं और लग रहे होते हैं। अधिकांश देशों में आर्थिक विकास की गति बहुत धीमी है। उपद्रव, गृह युद्ध, सामाजिक अस्थिरता ये विकास के कारण है। कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर विकास करना है तो सीधी सी बात है, हेल्थ और एजुकेशन पे आपको खर्चा करना पड़ेगा, मूलभूत आवश्यकताओं पर खर्चा करना पड़ेगा। सतत पोषणीयता मानव विकास के लिए कैसे आवश्यक है? सतत पोषणीय का अर्थ है अवसरों की सतत पर्याप्तता।
सभी पर्यावरण वित्तीय मानवीय संसाधनों का उपयोग इस प्रकार से करना चाहिए कि आने वाली पीढ़ी भी प्रयोग कर सके। बच्चों पेपर में क्वेश्चन पूछ लेता है कि सतत पोषणीय विकास क्या है। तो सतत पोषणीय विकास का मतलब सीधा सा मतलब यह है कि हम इस तरह से विकास करें कि आने वाली पीढ़ी भी उसका प्रयोग कर सके। जैसे हम पानी का प्रयोग कर रहे हैं, हवा का प्रयोग कर रहे हैं। अब मान लो हवा हम ही गंदी कर देंगे तो आने वाली पीढ़ी क्या प्रयोग करेगी? कुछ तो उनके लिए भी अच्छा से छोड़ के जाए। तो ये सतत पोषणीय विकास इसी पे बात करता है कि जो संसाधन हम प्रयोग कर रहे हैं उनको इस तरह से प्रयोग करें कि आने वाली पीढ़ी भी प्रयोग कर सके। इन संसाधनों में किसी का एक का दुरुपयोग भावी पीढ़ी के अवसरों को कम करेगा। अगर हम दुरुपयोग करेंगे तो भावी पीढ़ी को इससे नुकसान होगा। किसी देश क्षेत्र के आकार और प्रति व्यक्ति आय का मानव विकास से प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, कैसे? देखिए, आकार और प्रति व्यक्ति आय का मानव विकास से संबंध नहीं है। कोई ये सोचे जी बड़ा देश है तो ही वो विकास कर पाएगा, प्रति व्यक्ति आय बहुत ज्यादा है तो बहुत ही कर पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब मिथ्ये हैं। छोटा देश, कम प्रति व्यक्ति आय वाले लोग भी जो है अच्छे से विकास कर पाएंगे। कैसे, उसमें आई जानते हैं। मानव विकास में बड़े देशों की अपेक्षा छोटे देशों का कार्य बेहतर रहा है। छोटे देश जो है हेल्थ, एजुकेशन, स्वास्थ्य पर जो है खर्चा करते हैं। ठीक है। मानव विकास से अपेक्षाकृत निर्धन राष्ट्रों का कोटि कम धनी पड़ोसी से ऊंचा रहा है। ठीक है। छोटी अर्थव्यवस्था जैसे श्रीलंका, टेबको मानव विकास सूचकांक से भारत से ऊंचा है। वहीं कम प्रति व्यक्ति आय के बावजूद मानव विकास में केरल का प्रदर्शन पंजाब और गुजरात से बेहतर है। कहने का तात्पर्य क्या है? छोटे राज्य, छोटे देश भी बहुत बड़ा विकास कर सकते हैं, नियत अच्छी हो। मानव विकास के कई उपागम है। सबसे पहले बात करते हैं आय उपागम। ये बताता है कि मानव विकास को आय के साथ जोड़कर देखा जाता है। जहां पे आय ज्यादा होगी तो वहां पे विकास ज्यादा होगा। आय उपागम ये कहता है। कल्याण उपागम ये कहता है कि जहां पे सरकार कल्याण पर ज्यादा व्यय करेगी तो सीधी सी बात है वहां पर कल्याण बहुत ही ज्यादा होगा। जो उपागम है समझ लो उस पर खर्चा की बात करते हैं। आधारभूत आवश्यकता उपागम ये कहता है कि अगर जो राज्य, जो देश शिक्षा, भोजन, जल आपूर्ति, स्वच्छता, स्वास्थ्य पर ज्यादा खर्चा करता है वो जल्दी विकास कर लेता है। ठीक है। तो अगर विकास करना है तो सीधी सी बात है आधारभूत आवश्यकताओं पर विकास बल करना होगा। क्षमता उपागम ये कहता है कि संसाधनों को पहुंच तक मानवीय क्षमताओं का निर्माण करेंगे तो क्षमताओं का विकास होगा। अब बात करते हैं किसी भी देश की जो मानव विकास सूचकांक है, ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, उसका पता कैसे करते हैं? किस तरह से देखते हैं कि कोई देश विकास कर रहा है, किस तरह से नहीं कर रहा है? तो बच्चों इसमें जो है 0 से 1 के बीच का स्कोर दिया जाता है। आइए जानते हैं मानव विकास में कौन से 3 पैरामीटर महत्वपूर्ण है। सबसे पहले ये देखा जाता है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य में जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा का मतलब है लोग कितना लंबा ज्यादा जी रहे हैं। जिस देश के लोग ज्यादा जी रहे हैं, ज्यादा एज तक जी रहे हैं, वो ज्यादा विकसित होता है, ज्यादा विकास होता है। साक्षरता, जहां पे शिक्षा ज्यादा है, जहां पे पढ़े लिखे लोगों की संख्या ज्यादा है तो सीधी सी बात है वो विकास में ज्यादा होगा। जहां पे संसाधनों की पहुंच ज्यादा है तो वहां पे जो है विकास ज्यादा होगा। ठीक है। तो ये 3 चीजें हो गई, शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों की पहुंच, ये उसके तत्व हैं। अब पेपर में क्वेश्चन ये भी आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मानव विकास से क्या अभिप्राय है? मानव विकास के 4 स्तंभ बताइए। बच्चों डॉक्टर महबूब उल हक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछ लेगा कि डॉक्टर महबूब उल हक के अनुसार मानव विकास के स्तंभों के बारे में बताइए। मानव विकास का अभिप्राय ऐसे विकास है जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है और उनके जीवन स्तर में सुधार करता है। ऐसी दशा उत्पन्न करता है जिससे कि लोगों के सार्थक जीवन हो। अब उसके लिए क्या क्या होना बहुत जरूरी है? सबसे पहले तो समानता। अगर समानता होगी, जाति प्रजाति के आधार पे कोई भेदभाव नहीं होगा तो अपने आप ही विकास हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज समानता होनी चाहिए। दूसरी बात सतत पोषणीयता। सतत पोषणीय बताया था मैंने कि संसाधनों का हम इस तरह से प्रयोग करें कि आने वाली पीढ़ी भी उसका प्रयोग कर सके। फिर उत्पादकता का स्तर क्या है? जितने ज्यादा लोग उत्पादित स्तर में लगेंगे उतना ज्यादा कल्याण होगा। सशक्तिकरण। सशक्तिकरण का तात्पर्य यह है कि आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों को समर्थ बनाया जाएगा तो विकास होगा। तो बच्चों ये जो इंपॉर्टेंट बहुत क्वेश्चन है इसको जरूर अच्छे से देख ले कि महबूब उल हुक्म ने विकास के क्या क्या पैरामीटर बताए हैं। तो इस तरह से हमारा चैप्टर नंबर 3 खत्म होता है। अब बच्चों चलते हैं चैप्टर नंबर 4 की तरफ। ज्योग्राफी की रिवीजन सीरीज में चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट बुक प्राथमिक क्रियाएं यानी कि प्राइमरी एक्टिविटीज। बच्चों प्राइमरी एक्टिविटीज क्या होती है आप सबने पढ़ा होगा। कृषि क्षेत्र से संबंधित जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो प्राइमरी एक्टिविटीज कहलाती हैं। आर्थिक क्रियाओं को कई भागों में बांटा गया है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम। इसमें जो बात करेंगे वो प्राथमिक क्रियाओं के बारे में बात करेंगे जो कृषि क्षेत्र से संबंधित होती है। अब प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत क्या क्या आता है बच्चों?
संग्रहण, आखेट, शिकार करना, मत्स्य, कृषि, वानिकी, खनन, पशुचारण, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। कृषि कई प्रकार की होती है, इसमें एक क्वेश्चन आ जाता है, निर्वाह कृषि, रोपण कृषि, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, मिश्रित कृषि, डेयरी कृषि, भूमध्य कृषि। ठीक है, तो बच्चों चलते हैं इस चैप्टर के बारे में, जानते क्या क्या ये कहता है। ठीक है, ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है। हम चैप्टर नंबर 4 पे पहुंच गए बच्चों। जो चैप्टर नंबर 4 है आपका, जो वर्तमान में चल रहा है, अभी जो पिछले 2 चैप्टर है वो 8 नंबर के थे। अब जो तीनों एक्टिविटीज हो जाएंगी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और परिवहन, ये सब 19 नंबर का आएगा। तो अगले चैप्टर जो है 7 चैप्टर, तो आइए जानते हैं खनन से क्या तात्पर्य है। ये मतलब इस चैप्टर में हम प्राथमिक क्रियाओं के बारे में बात करेंगे। खनन क्या है, ये कौन से कार्य प्राप्त करते हैं। खनन का मतलब क्या है, पृथ्वी के अंदर से जब हम धातु निकालते हैं, अयस्क को निकालते हैं, वो खनन कहलाता है। समझ गए बच्चों, खनन मतलब पृथ्वी से कुछ निकालना। अब ये भौतिक हो सकता है, भौतिक और आर्थिक, ये दोनों खनन को प्रभावित करते हैं। क्या आकार है, कहाँ से हम निकाल रहे हैं, किस अवस्था में है। आर्थिक क्या है, मांग है या नहीं है, तकनीक का ज्ञान कैसा है, पूंजी कैसी, यातायात कैसे, ये खनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खनन की विधियां कौन सी है, उपस्थिति के खनन की विधियों की बात करें। खनन 2 प्रकार का होता है, एक भूमिगत या कूप की खनन जिसमें लिफ्ट की सहायता से ली जाती है, फिर धरातलीय खनन, धरातल के निकाल हो, यहाँ खनन का सबसे सस्ता तरीका है। मतलब ये तो नीचे की तरफ से निकालने की कोशिश की जाती है, एक धरातलीय होता है। डेयरी कृषि की सफलता के निम्न की बातों की बात करें। डेयरी कृषि क्या है बच्चों, ये जानते हैं। अब डेयरी के अंतर्गत क्या क्या आता है बच्चों, ये समझ लो। डेयरी उत्पाद आपने सुने होंगे ना, वो जो डेयरी उत्पाद है वो कहीं ना कहीं कृषि के डेयरी कृषि के अंतर्गत आते हैं। डेयरी कृषि की विशेषता की बात कीजिए, नंबर 1, ये एक विशेष प्रकार की कृषि है इसके अंदर पशुओं के दूध के लिए पाला जाता है। समझ गए बच्चों, क्योंकि दूध से बनने वाले प्रोडक्ट बहुत ज्यादा होते हैं, तो इसमें जो है क्या कर जाता है, पशुओं को पाला जाता है। उनके स्वास्थ्य, प्रजनन और चिकित्सा पर विशेष ध्यान दिया जाता है। पूंजी, पशुओं के लिए छप्पर, घास संचित करने के भंडार और यंत्रों का प्रयोग किया जाता है जिससे दूध निकालेंगे। अब चूंकि पशुओं को चराने के लिए श्रम की आवश्यकता होगी, दूध निकालने के लिए उनकी जरूरत होती है। नगरीय और औद्योगिक क्षेत्रों में विकसित यातायात के साधन का प्रयोग किया जाता है। बाजार देखा जाता है कि जो डेयरी उत्पाद है उनको कैसे बाजार तक ले जाएंगे। और मुख्य क्षेत्र उत्तरी पश्चिमी यूरोप में, कनाडा में, न्यूजीलैंड वगैरह में डेयरी कृषि होती है। तो बच्चों डेयरी कृषि का सीधा सा मतलब क्या है, डेयरी उत्पाद के लिए जो है जानवरों को पालना, जिनसे डेयरी उत्पाद बनाए जाते हैं। भूमध्य सागरीय कृषि की विशेषता बताइए। यह कृषि भूमध्य सागरीय जलवायु वाले प्रदेश में होती है। यह विशिष्ट प्रकार की कृषि है जिसमें खट्टे फलों का उत्पादन पर बल दिया जाता है। शुष्क कृषि भी कही जाती है, यहाँ पे अंजीर, जैतून पैदा होते हैं। ठीक है, शीत ऋतु में यूरोप और अमेरिका में फलों और सब्जियों की मांग बढ़ जाती है, इनकी पूर्ति की जाती है। और अंगूरों की उच्च गुणवत्ता वाले और मदिरा का प्रयोग उत्पादन में किया जाता है। अंगूर पता है आपको, शराब भी बनती है। चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुधन पालन में अंतर कीजिए। ठीक है, ये भी पेपर में पूछ लेते हैं। बेटा चलवासी पशुचारण क्या होता है। चलवासी पशुचारण का मतलब ये होता है कि पशुपालक समुदाय चारे और जल की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं। यानी कि जब वो पशुओं को लेकर जाते रहते हैं तो वो चलवासी पशुचारण कहलाता है। भेड़ वेड़ पाल लेते हैं ना, फिर उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाते हैं खाने पिलाने के लिए। इसमें कोई ये पूंजी प्रधान नहीं है, प्रकृति से ही जो है उनको चारा वगैरह मिल जाता है जो भी है। पशुओं की देखभाल जो है बड़े स्तर पे होती है, पर विशेष देखभाल की आपको जरूरत नहीं है। पशुओं के कई प्रकार होते हैं। ठीक है, जहाँ पे मरुस्थलों में भेड़, बकरी, ऊंट पाले जाते हैं से, यह पुरानी दुनिया तक सीमित है। ठीक है, इसमें उत्तर अमेरिका के अटलांटिक तट, यूरोप, टुंड्रा प्रदेश, पश्चिमी अफ्रीका और मेडागास्कर द्वीप। अब कुछ पशुओं को जो है वाणिज्य स्तर पे पाया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि पशुओं से व्यापार भी हो रहा है, उनको बेचा भी जाता है या डेयरी उद्योग चलाया जाता है। ठीक है, वो वाणिज्य पशुधन पालन कहलाता है। एक होता है अपने घर के लिए कर रहे हैं, और एक होता है कि वो व्यापार के लिए कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि एक निश्चित स्थान में विशाल क्षेत्र में फार्म किया जाता है और चारे की व्यवस्था स्थानीय रूप से की जाती है। यानी कि वहीं मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की जगह वहीं पे उनको सब उपलब्ध करा दिया जाता है। ठीक है, वाणिज्य पशुधन अधिक पूंजी प्रधान है। करेंगे पशुओं की देखभाल की। पशुओं को वैज्ञानिक तरीके से पाला जाता है। इसके अंदर पशुओं के कई प्रकार है, इसमें कुछ विशेष पशु को पाला जाता है।
क्षेत्र की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, यूरुग्वे वगैरह में पाए जाते हैं। इसमें मतलब कमर्शियली यूज होता है उनका। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि बच्चों मिश्रित कृषि क्या है। मिश्रित कृषि की बात करें तो इसमें फसल को उत्पादन भी होता है और पशुपालन भी होता है। दोनों को मिलाकर जो है ये क्या कहलाती है, मिश्रित कृषि कहलाती है। क्लियर हो गया बच्चों? फसल उत्पादन और पशुपालन। फसलों के साथ साथ मवेशी, भेड़, सुअर, कुक्कुट आय प्रमुख स्रोत होते हैं। चारे की फसलें मिश्रित कृषि के मुख्य घटक के रूप में होती है। इस कृषि में खेतों का आकार मध्यम होता है। गेहूं, जौ, राई, जाई, मक्का, कंदमूल इसमें पाए जाते हैं। इस प्रकार की कृषि से विकसित भागों में ज्यादा की जाती है। आदिम काल में निर्वाह कृषि की विशेषता बताइए बच्चों। पहले जो है निर्वाह कृषि होती थी। निर्वाह कृषि का मतलब क्या होता है, जब जब उसको बेचने की जगह हम जीवन निर्वाह के लिए प्रयोग करते हैं तो उसको निर्वाह कृषि कहते हैं। निर्वाह कृषि कृषि का वह प्रकार है जिसमें कि कृषक अपने अपने परिवार के भरण पोषण हेतु उत्पादन करता है, उसमें उत्पादन बिक्री के लिए नहीं होते। यानी कि निर्वाह कृषि में क्या होता था कि अपने बस खान पीने के लिए करते हैं, बेचने के लिए नहीं करते। खेतों का आकार छोटा छोटा होता था, परंपरागत रूप से खेती की जाती थी। ठीक है। औजार भी ज्यादा नहीं होते थे, पारंपरिक होते थे। लकड़ी, कुदाल का प्रयोग करते थे। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आदिम जाति के लोग ये कृषि का प्रयोग करते थे। चावल प्रधान गृह निर्वाह कृषि की विशेषता बताइए। देखिए बच्चों, कई जगह पे जो है चावल का उत्पादन होता है, उसके संबंध में ये है। गहन कृषि की बात की जाती है। गहन निर्वाह कृषि। संसार में प्रचलित निर्वाह कृषि की 5 विशेषताओं का अर्थवत कीजिए। निर्वाह कृषि का मतलब बच्चों पहले मीनिंग समझ लेना। मीनिंग का मतलब आपको मैंने पहले ही बता दिया है, जो अपने जीवन निर्वाह के लिए कृषि की जाती है वो निर्वाह कृषि कहलाती है। अब इसमें जो चावल की बात की जा रही है, चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि। इस प्रकार की कृषि में लोग परिवार के भरण पोषण के लिए काफी बड़ी संख्या में चावल की खेती करते हैं। ठीक है, बात वही आ गई। अब इसका मुख्य फसल तो चावल ही हो जाएगा, और चावल पे पानी ज्यादा यूज होता है तो सिंचाई पर निर्भर होती है। खेतों का आकार छोटा ही होता है चावलों के लिए। गहन उपयोग होता है, मतलब श्रम की ज्यादा जरूरत पड़ती है चावल के उत्पादन करने के लिए। प्राकृतिक खाद के लिए गोबर की खाद, हरी खाद का प्रयोग किया जा सकते हैं। मानसून एशिया के जो एरिया है वहां पे ऐसी होता है। चावल रहित कृषि क्या है, चावल को छोड़ के जो अन्य फसलें होती हैं जिसमें गेहूं, सोयाबीन, जौ वगैरह आ जाती है। ठीक है। जनसंख्या पर का दबाव ज्यादा रहता है, छोटे खेत रहते हैं। ठीक है। पेपर में क्वेश्चन आया था रोपड़ कृषि, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रख लेना। रोपड़ कृषि काफी बार पेपर में आ जाता है। रोपड़ कृषि एक व्यापारिक कृषि है जिसके अंतर्गत बाजार में बेचने के लिए चाय, कॉफी, कोको, रबड़, कपास, गन्ना, केले, अनानास की पौध लगाई जाती है। ठीक है। इनको बेचने के लिए जो है इनकी फसल लगाई जाती है। आपको पता है इनकी डिमांड बहुत ज्यादा है। खेत का आकार जो है बहुत बड़े लेवल पे होता है और ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा। ठीक है। बड़े बड़े खेत होते हैं और उच्च टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है रोपड़ कृषि में। एक ही फसल का उत्पादन पर बल देते हैं। चाय बना रहे तो चाय लगाएंगे, कोको लगा रहे कोको करेंगे। श्रम ज्यादा, श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। असम वगैरह में चाय का उत्पादन ज्यादा होता है, वहां श्रमिकों की मांग भी ज्यादा रहती है। परिवहन के साधन चाहिए, क्योंकि आपने उत्पादन कर लिया उसको मार्केट तक कैसे लेके आएंगे ये भी बहुत बड़ा चाहिए होता है। अमेरिका में लोगों उस कटिबंधीय एरियो में इसको किया जाता है। भोजन संग्रहण और आखेट जातियों के जीवन निर्वाह के लिए आदिम क्रिया, आकृतिक क्रियाएं। पहले लोग जो है भोजन की तलाश में लोग इधर से उधर जाते थे, तो उसी के ऊपर बात की गई है। ठीक है। भोजन संग्रह कीमती पौधों की पत्तियों, छाल बाजार में बेचने के उद्देश्य से संग्रहित करते हैं। पौधों के विभिन्न प्रकारों का उपयोग किया जाता है। छाल का उपयोग किया जाता है कुनेन, चमड़ा तैयार करने के लिए। तो कहीं ना कहीं इनका प्रयोग जो है आखेट के द्वारा संग्रहण किया जाता है, फिर इनको मार्केट में बेच दिया जाता है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संसार में प्रचलित विभिन्न पशुधन पालन की किन्हीं 5 विशेषताओं, जो पशुधन पालन कर रहे हैं, पशुओं को पाल रहे हैं, उनकी विशेषता बताइए। नंबर 1, पूंजी। इससे बहुत पैसा आता है, स्थायी फॉर्म हो जाते हैं, बड़े बड़े स्तर पे जो है काम कर लेंगे। और पशुओं की जगह चारागाह की क्षमता अनुसार रखी जाती है। एक जगह पर जो है पशुओं को पाला जाता है। भेड़, बकरी, गाय, बैल, घोड़े वगैरह पाए जाते हैं। और बाड़ लगाकर एक जगह पे इनको इकट्ठा कर लिया जाता है ताकि इधर उधर ना भागे। और पशुधन जो है पालन जो वैज्ञानिक तरीके से होता है, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे इनसे उत्पादन लिया जाएगा, तो वैज्ञानिक स्तर पे काम किया जाता है। प्रजनन क्षमता का ध्यान रखा जाता है, बीमारियों का ध्यान रखा जाता है। सहकारी कृषि और सामूहिक कृषि में अंतर स्पष्ट कीजिए बच्चों।
सरकारी कृषि में कृषक स्वेच्छा से अपने संसाधनों को समाहित कर सरकारी संस्था बनाकर कृषि करते हैं। यानी कि सरकारी कृषि में क्या करते हैं, सबने एक संस्था बना ली, उस पर काम करते हैं। जबकि सामूहिक कृषि में क्या होता है, उत्पादन के स्वामित्व संपूर्ण समाज और सामूहिक स्तर पर निर्धारित होता है। यानी कि ये सरकारी लेवल पे हो गया, एक बहुत बड़ी संस्था हो गई, और ये जो है अपना ग्रुप हो गया। सहकारी कृषि में व्यक्तिगत फर्म अक्षुण्ण रखते हैं, परंतु सामूहिक कृषि में सभी संसाधनों को मिलाकर काम करते हैं। सहकारी समितियां कृषकों को सभी रूप में सहायता करती हैं। सामूहिक कृषि में जो है ऐसा नियंत्रण करती है। सामूहिक का मतलब मिलके करना, सहकारी का मतलब होता है कोऑपरेटिव तरीके से बना के करना। सहकारी समिति अपने उत्पादों को अनुकूल शर्तों पर बेचती है, ठीक है, मतलब जब उनको लगता है कि जब रेट अच्छा आ गया तभी वो बेचते हैं, ठीक है। सामूहिक कृषि में जो है सरकार उत्पादन का मूल्य एमएसपी खरीद लेती है, एमएसपी पे खरीद लेती है, आपको पता ही है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। डेनमार्क, नीदरलैंड वगैरह में इसका जो है प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों इस वीडियो में हमने प्राथमिक कृषि वाले चैप्टर को पढ़ा। अगले चैप्टर पर चलने बात करेंगे द्वितीय क्रियाएं, मतलब पूरा तरह से औद्योगिकरण होता है। जब कच्चे माल को उद्योगों में तैयार किया जाता है तो वो द्वितीय क्रियाएं के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो इसमें उद्योगों की बात की जाएगी बच्चों, और ये 19 नंबर में आएगा सारा, प्राथमिक द्वितीय तृतीय चतुर्थ तक वाला जो है। उद्योगों का वर्गीकरण जो है किस प्रकार से होता है, आकार के आधार पर होता है, उत्पादन के आधार पर होता है। यानी कि इसमें जो उद्योगों के प्रकार के बारे में बात करेंगे एक तो हम, ठीक है, और किस आधार पर उद्योग होते हैं, स्वामित्व के आधार पर होते हैं। चलिए जानते हो औद्योगिक में क्या होते हैं। बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि छोटे पैमाने के उद्योग और बड़े पैमाने के उद्योग में अंतर कीजिए। अगर निर्माण स्थल की बात करें तो छोटे पैमाने के उद्योग जो घर के बाहर आपस में पास पास लग जाएंगे, ठीक है। कच्चे माल का प्रयोग स्थानीय रूप से कर लेते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दे देते हैं। जो छोटे पैमाने के उद्योग होते हैं वो आसपास ही लगे हुए होते हैं। बड़े पैमाने के उद्योग होते हैं उसमें उत्पादन विकसित टेक्नोलॉजी और कुशल श्रमिकों के द्वारा किया जाता है। उत्पादन वो उत्पादित माल को विशाल माल बाजार में बेचा जाता है। इसमें उत्पादन की मात्रा भी अधिक होती है, यानी कि जो बड़े पैमाने के उद्योग होंगे यहाँ पे टेक्नोलॉजी भी अच्छी होगी, उत्पादन भी ज्यादा होगा और अधिक पैसा लगेगा। स्वामित्व की बात करें तो उद्योग स्वामित्व 3 प्रकार के होते हैं, सार्वजनिक, निजी और संयुक्त, यानी कि मिलाकर। सार्वजनिक मतलब सरकारी, निजी मतलब प्राइवेट। सार्वजनिक उद्योग कौन से होते होंगे बच्चों, जो सरकार के हाथ में होते हैं। ऐसे उद्योग जो सरकार के अधीन होते हैं, सरकार इनका प्रबंध करती है, ठीक है। और भारत में बहुत सारे उद्योग जो है सार्वजनिक है। लोह उद्योग जो है समाजवादी देशों में ऐसा स्तर होता है, ठीक है। भारत में भी कई गवर्नमेंट उद्योग है। क्यों है बच्चों, बताओ, क्योंकि मिश्रित अर्थव्यवस्था है। निजी क्षेत्र, अमेरिका में ज्यादातर निजी क्षेत्र ही होता है, पर भारत में दोनों तरह के मिल जाएंगे। निजी क्षेत्र में जो है मालिक जो है कंपनी होगी, एक व्यक्ति होगा, वही उद्योगों का प्रबंध करेगा। इसे पूंजीवादी व्यवस्था कहते हैं। जैसे टाटा, बिरला, रिलायंस इंडस्ट्रीज के एग्जाम्पल हैं। कुछ उद्योग होते हैं जो दोनों के द्वारा मिला के चलाए जाते हैं, जिसमें सरकारी और निजी क्षेत्र यानी कि दोनों का जो है पार्टनरशिप होती है या दोनों के शेयर वगैरह होते हैं, जिसमें एचपीसीएल और एचएमएफएल जो इसके उदाहरण है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कुटीर उद्योग क्या है, इसके विषय बताइए बच्चों। कुटीर उद्योग क्या होते हैं, जो घरों में चलते हैं ना, वो कुटीर उद्योग कहलाते हैं। आप देखते हो कोई पीस बना रहा है, कोई चटाई बना रहा है, जो घरों में काम होते हैं वो उद्योग कहलाते हैं, कुटीर उद्योग कहलाते हैं। कुटीर उद्योग उन उद्योगों को कहते हैं जिनमें लोग अपने परिवारों के सदस्यों के साथ मिलकर कच्चे माल की सहायता से घर पर ही बनाते हैं। बता दिया ना बच्चों, जो घर पे उद्योग चलते हैं वो कुटीर उद्योग कहलाते हैं। इसमें पूंजी और परिवहन ज्यादा प्रभावित नहीं करते, कच्चे माल जो है आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, मशीनों को जरूरत नहीं पड़ती, ज्यादातर हाथों से ही हो जाते हैं कुटीर उद्योग में। कृषि व्यापार से क्या समझते हैं बच्चों, जब खेती का व्यापारीकरण होता है, एक तो खेती होती है जीवन निर्वाह के लिए होती है, वहीं जब खेती जो है व्यापारीकरण के लिए होती है तो वो व्यापारिक कृषि कहलाती है। कृषि एक व्यापारिक कृषि है जो उद्योग पैमाने पर भी की जाती है, ज्यादा निवेश किया जाता है। जैसे उद्योगों को सीधा सीधा कच्चा माल दे देते हैं, वो व्यापारिक कृषि उसका भी एक बहुत हिस्सा है। कृषि फार्माकार बड़े यंत्रिका तो अच्छी संरचना वाले होते हैं, मतलब इससे बहुत बड़े लेवल पे खेती की जाती है। इसी कृषि को कारखानी कृषि भी कहते हैं, याद रखना पेपर में आया था, कारखानी कृषि कहते हैं। तो जब बड़े लेवल पे होती है, व्यापारिक लेवल होती है, तो वो कारखाना कृषि कहलाती है। स्वच्छंद उद्योगों की 3 विशेषताएं बताइए। स्वच्छंद का मतलब क्या होता है बच्चों, सीबीएसई 2012 में पूछा गया था। स्वच्छंद का एक अगर अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो निर्भर ना होना, किसी पे आश्रित ना होना। आइए जानते हैं इसकी विशेषता क्या है। स्वच्छंद उद्योग विविधता वाले स्थानों पर होते हैं, कच्चे माल के लिए निर्भर नहीं होते हैं, पुर्जों पर निर्भर होते हैं, बस ये कम मात्रा में उत्पादन करते हैं, श्रमिकों की संख्या बहुत कम होती है,
प्रदूषण नहीं फैलाते। ये स्वच्छंद उद्योग का एग्जाम्पल है। दीर्घ उत्तर पर चलते हैं कि उद्योग की स्थापना को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। बच्चों, कहाँ उद्योग लगते हैं और कहाँ नहीं लगते, कहाँ उद्योग ज्यादा लगते हैं, कहाँ उद्योग कम लगते हैं, उस पर ये क्वेश्चन है। देखिए, उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने के दो कारण है, एक भौतिक कारण है और एक मानवीय कारण है। भौतिक कारण में आता है कच्चे माल वहाँ है या नहीं है, जलवायु अच्छी है या नहीं है, जल की उपलब्धता है या नहीं है, शक्ति के साधन है। जहां पे ये सब सारे होंगे वहां पे उद्योग ज्यादा लगेंगे। अब जलवायु से कुछ नहीं होता। दूसरी बात है, मानव श्रम उत्पन्न है, यहाँ श्रम है या नहीं है, पूंजी है या नहीं है, परिवहन के साधन है या नहीं है, बाजार है या नहीं है, सरकार की नीति कैसी है। ये जो है उद्योगों की उपलब्धता पर, उद्योगों पर बल देती है। ठीक है, ये ज्यादा होंगे तो उद्योग वहां ज्यादा होंगे। जैसे कच्चे माल की उपलब्धता, जहां पे कच्चा माल ज्यादा उपलब्ध होगा, सीधी सी बात है वहां पे उद्योग ज्यादा लग जाएंगे। ठीक है, और कुछ उद्योग जो है कच्चे माल के पास ही लगाए जाते हैं, जैसे लो उद्योग, चीनी उद्योग वगैरह हो गया। ठीक है, ताकि जल्दी से कच्चा माल मिल जाए। जैसे चीनी उद्योग है, गन्ना टाइम से मिल जाए। जहाँ पे जलवायु अच्छी होगी वहां पे उत्पादन जो है बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगा। अब ज्यादा ठंडा गर्म है वहां पे नहीं हो पाएगा। जहाँ ऊर्जा के संसाधन ज्यादा है वहां पे उद्योग आसानी से लग जाएंगे। जहाँ पे श्रमिक आसानी से मिल जाएंगे वहां ज्यादा लग जाएंगे, जहाँ नहीं मिलेंगे वहां कम लगेंगे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। पूंजी, पूंजी का भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। ठीक है, कारखाने के लिए जमीन, मशीन, कच्चा माल वगैरह के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। अच्छी पूंजी होगी उद्योग ज्यादा लग जाएंगे। आधुनिक बड़े उद्योगों पर होने वाले विनिर्माण की प्रमुख विशेषताएं बताइए। ठीक है, नंबर एक, बड़े उद्योगों में कौशल का विशिष्टीकरण होता है। यहाँ पे बड़े पैमाने पर उद्योगों में जो है कौशल पर, स्किल पे ज्यादा जोर दिया जाता है। जितने भी कारीगर होते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा स्किल बेस किया जाता है, क्योंकि स्किल नहीं होगी तो ज्यादा उत्पादन नहीं कर पाएंगे। यंत्रीकरण, यानी कि ज्यादा मशीनों का प्रयोग ज्यादा किया जाता है इन उद्योगों में। हाथों से काम ज्यादा, मशीनों से, हाथों से कम, मशीनों से ज्यादा। प्रौद्योगिक नवाचार, ये लगातार ऐसे ऐसे उत्पादन तकनीकों का विकास करते रहते हैं जिससे उद्योग आसान हो और प्रदूषण कम से कम हो। संगठनात्मक ढांचा और स्तरीकरण पर बल देते हैं, ये अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करते हैं बड़े उद्योग जो है, ताकि इनका उत्पादन ज्यादा हो जाए। और भौगोलिक वातावरण को अपने पक्ष में करने का प्रयास वही करते हैं। छोटे पैमाने के उद्योग क्यों लगाने चाहिए, उनके क्या फायदे हैं बच्चों? देखिए, छोटे पैमाने के उद्योग लगाने का फायदा ये है कि एक तो घर के बाहर आसपास लग जाएंगे, कच्चा माल आसानी से मिल जाएंगे, छोटे यंत्रों से काम चल जाएगा, स्थानीय लोगों को रोजगार दे देते हैं ये। ठीक है, और जैसे जैसे माल होती है उसी हिसाब से काम कर देते हैं, पूर्ति कर देते हैं। उच्च प्रौद्योगिक उद्योग की विशेषता बताइए। उच्च प्रौद्योगिक मतलब होता है, प्रौद्योगिक मतलब होता है टेक्नोलॉजी। अब उन जिसमें ज्यादा टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है उनके बारे में बताना है। उच्च प्रौद्योगिक उद्योगों में वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग उत्पादों का निर्माण किया जाता है, जहां पे टेक्नोलॉजी वाली वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। इसमें शोध की ज्यादा जरूरत पड़ती है। एक्सपर्ट, भाई टेक्नोलॉजी का विकास कर रहे हैं तो सीधी सी बात है एक्सपर्ट लोग होंगे। कंप्यूटर का प्रयोग उन्हें बहुत अच्छे से आता होगा, इनके कार्यालय वगैरह भी अच्छे होते हैं। ठीक है, और एक नगर की परिधि में होते हैं। तो बस, तो इस चैप्टर में हमने जो है जाना द्वितीयक उद्योग के बारे में। आगे चलते हैं तृतीयक उद्योग के बारे में अगले चैप्टर के ऊपर। तो हम चलेंगे चैप्टर नंबर 6, यानी कि तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप, टेरिटरी सेक्टर और फोर्थ सेक्टर के ऊपर बात करेंगे बच्चों हम। देखिए बच्चों, तृतीयक क्षेत्र में जो आता है बेसिकली सेवाएं आती हैं, अगर मोटा मोटा की बात करें जो है ना। अब इसमें व्यापार, परिवहन, संचार, अगर सेवाओं की बात करें तो पर्यटन, बैंकिंग, बीमा, अचल, सब बात करेंगे। परिवहन की बात करेंगे, जो परिवहन के साधन होते हैं, रेल, सड़क, वायुमान की बात करेंगे। और चतुर्थक क्रियाकलाप में क्या आते हैं? चतुर्थक क्रियाकलाप है सूचना आधारित और अनुसंधान। और पंचम क्रियाकलाप में विशेषज्ञ, निर्णयकर्ता, परामर्शदाता, नीति निर्धारक वगैरह आते हैं। चलिए इस चैप्टर में बात करते हैं। अंकीय विभाजन क्या है? किसी देश के अंकीय विभाजन किस प्रकार से परिलक्षित होता है? बच्चों, सूचना और टेक्नोलॉजी पर आधारित विकास से मिलने वाले अवसरों का वितरण पूरे ग्लोब पर समान रूप से वितरित है। सूचना और संचार टेक्नोलॉजी सभी देशों में समान रूप से नहीं पहुंची है। विकसित देश इस दिशा में आगे बढ़ गए, यानी कि टेक्नोलॉजी विकसित देशों में तो आ गई है,
और विकासशील देश आज भी पीछे हैं। इसी को ही अंकीय विभाजन कहते हैं। यानी कि अंकीय विभाजन का मतलब होता है टेक्नोलॉजी में अंतर, टेक्नोलॉजी में क्या डिफरेंस है। तो आपको पता ही है टेक्नोलॉजी विकसित देशों में ज्यादा है, विकासशील देशों में कम है। इसी को अंकीय विभाजन कहते हैं। आइए जानते हैं देशों के भीतर अंकीय विभाजन। देशों के भीतर अंकीय विभाजन दिखाई देता है। भारत और रूस के दो अलग अलग भागों में टेक्नोलॉजी के मामले में काफी अंतर देखा जा सकता है। ठीक है, बड़े बड़े नगरों महानगरों सूचना प्रौद्योगिकी का भरपूर उपलब्ध है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो है इस सुविधा का वंचित है। इस तरह से तो अंकीय विभाजन का मतलब टेक्नोलॉजी में जो अंतर है। क्वेश्चन नंबर 2, चतुर्थक सेवाओं को ज्ञानमुख सेक्टर क्यों कहा जाता है? चतुर्थक सेवाओं की जो है उदाहरण सहित जो है समझाइए, इसके बारे में बात कीजिए। ठीक है, अगर चतुर्थक सेवाओं की बात करें तो चतुर्थक सेवाओं के अंतर्गत कर्मचारियों के विशिष्ट ज्ञान का उपयोग किया जाता है। जो उसके पास टेक्नोलॉजी है ना, उसका प्रयोग किया जाता है, जिससे ज्ञानमुख सेक्टर भी कहते हैं। प्राथमिक और द्वितीयक सेक्टर में बड़ी संख्या में चतुर्थक सेक्टरों की तरफ सेवाओं का प्रतिस्थापन हो रहा है। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो फोर्थ सेक्टर वाले हैं ये हर सेक्टर को अपनी सेवाएं दे रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी दे रहे हैं। कहीं ना कहीं एक ही प्रकार का काम तृतीयक और चतुर्थक दोनों में हो सकता है। जैसे अध्यापक तृतीयक श्रेणी में आएगा क्योंकि सर्विस दे रहा है वो, किंतु यदि कोई अध्यापक नवीन शिक्षण पद्धति का प्रयोग कर रहा है तो वो चतुर्थक में आ जाएगा। तृतीयक क्षेत्र बेसिकली सेवाओं से होता है, चतुर्थक क्षेत्र उसका एडवांस बस टेक्नोलॉजी होती है। क्वेश्चन नंबर 3, व्यापार और वाणिज्य किस प्रकार सेवाओं को जन्म देते हैं? बच्चों, व्यापार में क्रिया विक्रयों के लिए स्थानीय से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे होती है। ठीक है, कई संग्रहण और विपणन केंद्र बनाए जाते हैं। विपणन केंद्र जहाँ पे माल को रखा जाता है, ग्रामीण भी होता है और नगरीय में होता है। व्यापार भी दो प्रकार के किए जा सकते हैं। एक थोक व्यापार होता है। थोक व्यापार बच्चों जानते हो, जब बड़ी मात्रा में जो है माल को इकट्ठा उठाया जाता है तो वो थोक व्यापार कहलाते हैं। ठीक है, फुटकर विक्रेता जो आसपास के जो भोक्ताओं को जो वस्तुएं बेचते हैं, ये फुटकर व्यापार है। जैसे मंडी से उठा लिया वो थोक है बच्चों, और जब आप आसपास की दुकान से लेते हैं तो वो फुटकर व्यापार है। ठीक है, फुटकर व्यापार वाले डायरेक्ट जो है ग्राहकों से संबंधित होते हैं। ग्रामीण विपणन की तीन समस्या विशेषता बताइए। ग्रामीण विपणन का मतलब बच्चों होता है गांव से जो हमने उत्पादन किया है उस उत्पादन को ग्राहक तक पहुंचाना। ये जो पूरा प्रोसेस है इसी को विपणन कहते हैं। तो ग्रामीण विपणन की तीन विशेषताएं आपको बतानी है। ठीक है, ग्रामीण विपणन केंद्र स्थापित किए जाते हैं, नगरीय विपणन केंद्र भी किए जाते हैं। ये निकटतम बस्तियों को पोषण करते हैं। ये स्थानीय संग्रहण वितरण की सेवाएं प्रदान करते हैं। नगरीय वाले क्या क्या करते हैं? ये विशिष्टीकृत नगरीय सेवाएं प्रदान करते हैं और विशिष्ट वस्तुएं सेवाएं देते हैं। इन केंद्रों पर व्यक्तिगत और व्यावसायिक सेवाएं नहीं होती, इन पे विनिर्मित वस्तुएं प्रदान की जाती हैं। ग्रामीण वाले जो है केवल स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, और जबकि व्यावसायिक में जो है अध्यापक वकील वगैरह जाते हैं। बाह्य स्रोतन के परिणाम स्वरूप कई देशों में बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर खुले हैं। इस कथन का वर्णन कीजिए। बाह्य स्रोतन का मतलब क्या होता है बच्चों? जब लोग बाहर जाते हैं ना, खासकर रोजगार के लिए, तो यही जो है बाह्य स्रोतन कहलाता है। बाहर का मतलब बीपीओ सेक्टर जिसको कहते हैं, जो है ना, मतलब बाहर की तरफ रोजगार के जब अवसर पैदा हो जाते हैं। बाह्य स्रोतन बाहरी एजेंसी के कार्य में कुशलता और लागतें कम करने के लिए प्रदान करती हैं। इसके परिणामस्वरूप भारत, चीन, पूर्वी यूरोप, इजराइल वगैरह में कॉल सेंटर खुले हैं, बीपीओ सेंटर जिसे कहते हैं। नवयुगों को रखा जाता है, उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान किए जाते हैं। जो एमएनसी कंपनियां आती है हमारे यहाँ पे, ठीक है, और व्यावसायिक अवसर देते हैं। ठीक है, और खासकर कंप्यूटराइज काम होता है इसके अंतर्गत। विश्व के दो लोकप्रिय पर्यटक प्रदेश कौन से हैं? ठीक है, भारत का पश्चिमी तट और भूमध्य पश्चिमी सागर के चारों ओर का खेल, इनके महत्व क्या है ये जान लेते हैं। आज विश्व का अकेला सबसे बड़ा तृतीयक क्रियाकलाप वाला देश है। पर्यटन में लगभग 25 करोड़ लोगों को रोजगार दे रहा है। पर्यटन मतलब समझते ना बच्चों, जब लोग घूमने आते हैं तो उससे भी कई लोगों को रोजगार मिलता है। पर्यटकों के आवास, भोजन, परिवहन, मनोरंजन की सुविधाओं के लिए जो है व्यक्ति स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, आप शिमला जाइए, आप उत्तराखंड में कहीं भी जाइए, तो आपको बहुत सारी सुविधाएं चाहिए होंगी, वो स्थानीय लोग आपको उपलब्ध कराते हैं। मनोरंजन की होगी, आवास की होगी। पर्यटन आधारित संरचना उद्योग फुटकर व्यापार और शिल्प उद्योगों को पोषित करते हैं। भारत में चिकित्सा पर्यटन में अग्रणी भूमिका देश बनकर उभरा है। देखिए भारत जो है अब चिकित्सा के मामले में भी जो है कहीं ना कहीं उभर के आ रहा है। बहुत सारे लोग जो है विदेशों से भारत में इलाज कराने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, कारण क्या है? यहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी हो गई है। हो सकता है कि बहुत स्तर पे जो है टेक्नोलॉजी का ज्ञान आ गया है,
और आयात हुआ है, वो इसका एक बहुत बड़ा कारण है। सेवा क्षेत्र के 5 घटकों की व्याख्या कीजिए। सेवा क्षेत्र के अंतर्गत 5 क्या-क्या चीजें आती है सर्विस सेक्टर में? सबसे पहले तो आती है वाणिज्यिक सेवाएं, विज्ञापन, कानूनी सेवाएं, जनसंपर्क, परामर्श। फिर बीमा वगैरह आ जाता है, वित्त बीमा, वाणिज्यिक क्षेत्र जैसा संपत्ति का क्रय विक्रय आ जाता है। थोक और बिटकर फुटकर लोग व्यापार के लिए, रख रखाव के लिए सेवाएं जो देते हैं, विपणन के लिए। परिवहन संचार के लिए जो रेल, सड़क, जहाज वगैरह उपलब्ध कराते हैं। मनोरंजन के लिए दूरदर्शन, रेडियो, फिल्म, मतलब सर्विस सेक्टर स्पेशली सर्विस आपको प्रदान कर रहा है। दीर्घ उत्तर में बात करेंगे, तृतीयक लाभधारकों की पर्यटन की भूमिका स्पष्ट कीजिए। मतलब जो सर्विस सेक्टर का पर्यटन में क्या भूमिका है बताते हैं। पर्यटन तो समझ गए ना, घूमना, एक जगह से दूसरे स्थान पे जाना। पर्यटन विश्व के विभिन्न तृतीयक क्रियाकलापों में अग्रणी भूमिका अदा करता है। उनको आवास की, भोजन की, परिवहन की, मनोरंजन की जो उपलब्धता है, पर्यटन वालों को जो है वो तृतीयक क्षेत्र ही उपलब्ध कराता है, और जिसकी वजह से बड़ा रोजगार मिलता है। पर्यटन एक यात्रा है जो व्यापार की बजाय आमोद प्रमोद घूमने फिरने के लिए की जाती है। पर्यटन में लोग अपने निवास स्थानों से दूसरे स्थान पर जाते हैं। अब जब दूसरी जगह घूमने जाएंगे तो उन्हें क्या क्या चाहिए होगा वो सब लिख देंगे इसमें। पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक, अब कहाँ लोग ज्यादा घूमने जाएंगे, कहाँ कम जाएंगे, वो डिपेंड करता है मांग। जिस जगह की मांग ज्यादा है तो लोग वहां ज्यादा घूमने जाते हैं, ठीक है। परिवहन, परिवहन सुविधाओं के सुधार के लिए जो है पर्यटन क्षेत्रों का अधिक विकास हुआ है। जहाँ पे परिवहन के साधन है वहां आसानी से घूमने जा सकते हैं, ठीक है। मतलब जहाँ पे बसें आराम से जा रही हैं तो आप वहां लोग ज्यादा घूमने जाते हैं। पर्यटन को आकर्षित करने वाले कारक, जलवायु, ठंडे इलाकों में लोग ज्यादा जाते हैं। अब गर्मियां आ रही हैं तो लोग जो है ठंडे प्रदेशों में जाएंगे। भूदृश्य, जहाँ पे जो अच्छी अच्छी पहाड़ियां वगैरह होंगी तो लोग वहां ज्यादा जाएंगे। ऐतिहासिक कला वगैरह, अजंता एलोरा की गुफाएं हैं जो उनमें देखने जाते हैं, वो भी आकर्षण का केंद्र है। संस्कृति को भी लोग देखने जाते हैं एक जगह से दूसरे स्थान में, जैसे गोवा में हेरिटेज होम्स वगैरह हो गया। परिवहन तथा परिवहन सेवाएं क्या तीर्थक क्रिया के लिए बिल्कुल है। अरे अगर परिवहन सेवाएं नहीं होंगी तो तीर्थक क्षेत्र का विकास कैसे होगा, ठीक है। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है कि तीर्थक क्षेत्र में परिवहन का बहुत बड़ा रोल है। परिवहन का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाना। किसी व्यक्ति या वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना परिवहन है। परिवहन जितना सुगम होगा, आर्थिक क्रिया उतनी ज्यादा निर्भर करती हैं। तो देखो, परिवहन के कारण जो है सामान को लादना उतारना वगैरह आसान हो जाता है बच्चों। परिवहन के कारण पर्यटन आसक्ति बढ़ोतरी होती है। जहां पे लोग आने जाना सुगम है, जहां से आप बड़े बस बस से जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं, तो लोग वहां ज्यादा जाते हैं। परिवहन की सुविधा के कारण औद्योगिक गतिविधियों में तेजी आ गई है, लोग उद्योग उत्पादन भी करने लग गए हैं, और पदार्थ का मूल्य भी बढ़ गया है कहीं ना कहीं। किस देश के आर्थिक विकास में सेवाओं का बहुत बड़ा रोल है, ये क्वेश्चन हमने कर लिया है, ठीक है। कौन कौन सी सेवाएं होती हैं, वो सारी सेवाएं इसके अंतर्गत आती हैं। मनोरंजन हो गया, परिवहन हो गया, ठीक है। विकासशील देशों में चिकित्सा पर्यटन तेजी से उभर रहा है। क्यों? विकासशील देशों में टेक्नोलॉजी का विस्तार हो रहा है। यही कारण है कि लोग जो है वहां की तरफ जाते हैं और सस्ता इलाज मिल जाता है। यही कारण है कि लोग विकासशील देशों की तरफ भी जा रहे हैं। भारत देश में भी जो है बाहर से बहुत सारे लोग आते हैं। तो बच्चों, इस चैप्टर में आपने तीर्थक और तीर्थक क्षेत्र के बारे में पढ़ लिया। अगले चैप्टर पे चलते हैं। चैप्टर नंबर 7, परिवहन एवं संचार। परिवहन में कई तरह के परिवहन के आपको पता ही है, स्थल जल से जाते हैं, वायु से जाते हैं, पाइपलाइन से जो है परिवहन किया जाता है। पाइपलाइन से आपको होता है ना, तेल वेल वगैरह भी पहुंचाते हैं। स्थल में सड़क और रेलवे वगैरह की बात करेंगे, इसमें जल के मार्ग की बात करेंगे, ठीक है। समुद्री मार्गों की बात करेंगे इसमें। संचार जो है उपग्रह से होता है, साइबर स्पेस इंटरनेट से होता है। संचार क्रांति क्या है उसके बारे में बात करेंगे इसमें। लोगों का जीवन स्तर व जीवन की गुणवत्ता परिवहन संचार पर निर्भर करती है। क्यों? बच्चों, जहां परिवहन ज्यादा होगा, संचार के साधन ज्यादा होंगे, व्यापार आसानी होगा, सीधी सी बात है, लोग वहां ज्यादा रहेंगे। उसी पे ये क्वेश्चन है। दक्ष परिवहन व्यापार संचार व्यवस्था केंद्रों को विनिमय और उपभोग केंद्रों से आसानी से जोड़ देती है। उत्पादन लेने वाले और तैयार करने वाले और बेचने वालों के का जो सारा सिस्टम है इसमें जुड़ जाता है, ठीक है। कुशल तंत्र और लोगों की गतिशीलता बनी रहती है। लोग इस एक स्थान से दूसरे स्थान बड़े आसानी से चले जाते हैं। दक्ष परिवहन से लोगों के बीच में सहयोग भी बढ़ता है। एक पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा बेहतर कैसे है। यानी कि जो सड़क से लोग जाते हैं वो ज्यादा बेहतर क्यों है। देखिए, सड़क परिवहन जो है व्यक्तियों परिवारों को घर तक पहुंचा देता है। रेल थोड़ी दूर तक पहुंचाएगी आपको, पर सड़क जो है घर तक पहुंचा देगी, ठीक है। सड़क का निर्माण पहाड़ी दुर्गम इलाकों में हो जाता है, जबकि रेलों का निर्माण ऐसी जगह नहीं हो पाता।
छोटी दूरी तय करने के लिए सड़क मार्ग ही बिल्कुल ठीक है। ठीक है। महामार्गों का परिभाषा देते हुए नेशनल हाईवे के नाम सुना है ना बच्चों? नेशनल हाईवे 1 2 3 4 जो भी 22 23 24 25 उसके ऊपर बात की जाती है। महामार्ग वे पक्की सड़कें हैं जो दूर दूर स्थित स्थानों को मिलाती हैं, दूर स्थानों को। हाईवे जो है बड़ी बड़ी जगहों को मिलाती है। महामार्गों को अवैधिक यातायात को सुविधा बनाने के लिए जो है फ्लाईओवर बनाए जाते हैं। ये सड़कें गति अवरोधकों से मुक्त होती है, इसमें जो वो नहीं होते, क्या कहते हैं आपके बार बार ब्रेकर वगैरह जो नीचे आ जाते हैं ना। इनकी चौड़ाई 80 मीटर की होती है, प्रमुख नगरों को जोड़ते हैं। इनके किनारे रेलिंग लगी होती है, कहीं भी क्रॉस नहीं किया जा सकता, यानी कि हाईवे पे जो है आपको एक तरफ चलना है, बार बार कट नहीं दिए होते हैं यहाँ पे। विश्व में सड़क परिवहन की किन समस्याओं का कारण बताइए, सड़क परिवहन की क्या समस्या है? नंबर 1, प्राकृतिक आपदा से खराब हो जाती हैं ये। दूसरी बात, यातायात की मांगों को सड़क जाल पूरा नहीं कर पाता, सड़कों पर ज्यादा दबाव रहता है, ट्रैफिक वगैरह आप देखते होंगे, उसको रख रखाव, सड़कें खराब हो जाती है तो आपको निवेश की जरूरत भी पड़ती है। पनामा नहर ने दक्षिण और उत्तरी अमेरिका को किस तरह से प्रभावित किया है? पनामा नहर की विशेषता बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, पनामा नहर की विशेषता है, पनामा नहर उत्तर और दक्षिणी अमेरिका के मध्य 72 किलोमीटर लंबी है। इस नहर के कारण उत्तर अमेरिका के पूर्व न्यूयॉर्क, पश्चिमी स्थित सैन फ्रांसिस्को के मध्य जल परिवहन से 1300 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है। इनके बीच की दूरी 1300 किलोमीटर दूरी कम हो गई है। दक्षिण अमेरिका के पूर्वी और पश्चिमी तटों को आसानी से परिवहन हो जाता है, और ये नहर दक्षिण अमेरिका के राष्ट्रों के मध्य व्यापार को बढ़ावा देते हैं। कहीं ना कहीं पनामा नहर जो है दूरियों को कम करने का जो काम इसने किया है। वायु परिवहन परिवहन का तीव्रतम और आधुनिक साधन है। वायु परिवहन के ऊपर बात की जा रही है। वायु परिवहन एक तीव्रतम साधन है, तेजी से आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। इसके साथ मतलब आपको जैसे मान लो मुंबई जाना है, ट्रेन से जाओगे 2 से 3 दिन लग जाएंगे, प्लेन से जाओगे 3 से 4 घंटे में पहुंच जाओगे। इसके अंतर्गत मूल्यवान वस्तुओं, जीवन रक्षक दवाओं का तीव्रता से प्रयोग, मतलब एक जगह से दूसरी जगह बड़े आसानी से दवाओं को पहुंचा जा सकते हैं। दुर्गम इलाकों में जो है पहाड़, दलदल, बीहड़, जंगल इलाकों में भी परिवहन के में यही काम आता है, हेलीकॉप्टर वगैरह यूज किए जाते हैं। आपातकालीन स्थिति में जो है वायु परिवहन का ही प्रयोग ज्यादा किया जाता है। विश्व में अंतरस्थलीय जलमार्ग के विकास के लिए 3 कारणों का व्याख्या कीजिए। स्थलीय जलमार्ग कौन से होते हैं आपको पता ही है, इधर से उधर शिपो वगैरह से जाते हैं जो बच्चे। नदियां 12 मासी होनी चाहिए। जिन नदियों में जल केवल वर्षा ऋतु में रहता है वहां पे तो देखो नहीं हो पाएगा, जहां पे नदियों में पानी होगा तभी तो जल परिवहन हो पाएगा। नदियों का मार्ग प्राप्त हो, सोपानी प्राप्त हो, छिपिकाओं और महाखंडों से मुक्त होना चाहिए। ऐसे नहीं वहां खड्डे वड्डे आ रहे हो, बहुत चीज आ रही है। नदियों में विसर्ग भी कम होना चाहिए, टेढ़ी मेढ़ी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, दिक्कत हो जाएगी। सीधा जल मार्ग होना चाहिए। शीतकालीन में बर्फ मुक्त होनी चाहिए, नदियों के मुहाने साफ होने चाहिए। सुएज नहर पे भी आ जाता है बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट है। सुएज नहर की विशेषता की बात करेंगे हम। यह नहर का निर्माण 1869 में मिस्र में हुआ। ये भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। सुएज नहर किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। ये 180 किलोमीटर लंबी और 11 से 15 मीटर गहरी है। नहर के द्वारा यूरोप और दक्षिण एशिया, ऑस्ट्रेलिया के मध्य जो है जो दूरी है वो कहीं ना कहीं कम हो गई है। इस नहर में प्रतिदिन 100 जलयान आवागमन करते हैं, जो शिप वगैरह जाते हैं। ठीक है। नील नदी से नौगम्य ताजा पानी नहर भी सुएज नहर से मिलती है, तो सुएज नहर के फायदे बच्चे बता देंगे। सड़कों पर संकुलन क्यों हो जाता है? परिवहन संकुलन की समस्याओं का वर्णन कीजिए। जब सड़कें तंत्र यातायात की आवश्यकता के अनुरूप विकसित नहीं हो पाते तो सड़कों पर संकुलन बढ़ जाता है, जाम वगैरह हो जाता है। सड़कों का जाम लगना भी कहते हैं। सड़कों पर जब जाम लगता है, सड़कों पर जाम क्यों लगता है बच्चों? आप तो इतने समझदार हो ही, आपको इतनी बात पता है, तब भी बता देते हैं। बस सेवाओं के कारण जो है इसको होता है। सड़कों को अब कैसे जाम कम कैसे किया जा सकता है? परिवहन संचार साधनों का विकास करके, सड़कों को चौड़ा करके, क्वालिटी करके, पुलों और फ्लाईओवर बना देंगे तो सीधी सी बात है सड़कों पे जाम कम होगा। और पार्किंग ज्यादा लगाए, शुल्क लगाएंगे तो सीधी सी बात है वाहन भी कम आएंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, राइन नदी जलमार्ग विश्व का अधिक प्रयोग करने वाला जलमार्ग क्यों है? क्या कारण बताइए, क्यों राइन नदी का ज्यादा प्रयोग किया जाता है व्यापारीकरण के तौर पे? नंबर 1, यह यूरोप के कोयला खनन क्षेत्रों से गुजरता हुआ परिवहन सुविधाएं प्रदान करता है, इसलिए होता है। यह जलमार्ग स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड औद्योगिक क्षेत्रों को अटलांटिक मार्ग से जोड़ता है। प्रतिवर्ष 20,000 से अधिक समुद्री जलयान, 2 लाख से अधिक अंतर मालवाहक जो है यहीं से जाते हैं। और यह जलमार्ग स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम के बीच जो है मार्गों को जोड़ता है।
संसार में उपग्रह संचार की कितनी तीन विशेषताओं का वर्णन किया बच्चों? कई चीजें सैटेलाइट के बारे में आपने सुना होगा ना, वही उपग्रह वाहन। आधुनिक तकनीक के ज्ञान के आधार पर मनुष्य ने संचार व्यवस्था के लिए उपग्रह का प्रयोग करना शुरू कर दिया है। ठीक है, उपग्रह से संचार का काम लिया जाता है। सैटेलाइट जो आपके फोन वगैरह चल रहे हैं वो किससे चल रहे हैं? सैटेलाइट से ही तो चल रहे हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो आपके जितनी भी टेक्नोलॉजी है, जितने भी ये चंद्रयान वनयान वगैरह आपने देखे होंगे, सैटेलाइट के प्रयोग से ही तो इनका प्रयोग किया जा रहा है। इनके सैटेलाइट का अपने आप जो ऊपर सैटेलाइट मौसम की जानकारी किससे मिलती है? सैटेलाइट से मिलती है। उपग्रह के माध्यम से संदेश भेजने से खर्च में कमी आई है। ऊपर से अब हमें पता चल जाता है कब बारिश होनी है। उपग्रह संचार प्रणाली से रेडियो टेलीविजन का प्रयोग किया जाता है। मौसम की जानकारी मिल जाती है, खनिजों का भी पता चल जाता है, सैनिक में भी सहायता मिल जाती है। पाइपलाइन के बारे में बच्चे जानते हैं? पाइपलाइन क्या होता है? पाइपलाइन में आप देखो कई देशों में से तेल जो है पाइपलाइनों के थ्रू भेजा जाता है। तो पाइपलाइनों के गुण और दोष आपको बताना है। पाइपलाइन परिवहन में तरल पदार्थों जैसे जल, पेट्रोलियम गैसों को जो है परिवहन भेजने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पानी भेजा जाता है, पेट्रोलियम भेजा जाता है, गैसें भी भेजी जाती है। लाभ क्या है भाई साहब? कठिन उबड़ खाबड़ भूभाग पानी के क्षेत्र कहीं भी से बिछा लो, खर्चा भी ज्यादा नहीं आता। जलीय और गैसीय पदार्थों के परिवहन का सबसे सिंपल साधन है, एक बार भेज दिया बात खत्म हो गई। परिवहन लाइन परिवहन में ईंधन की बचत करता है। मौसम का कोई फर्क नहीं पड़ता, अंदर क्या फर्क पड़ रहा है, और आपूर्ति निरंतर बनी रहती है। दोष क्या है? पाइप ऐसा नहीं कि पाइपलाइन के सारे फायदे हैं, कुछ दोष भी हैं। पाइपलाइन में कोई लोच नहीं होती, बिल्कुल सीधी सादी ले जानी पड़ेगी आपको। एक बार बनाने के बाद इसकी क्षमता को नहीं घटाया जा सकता और ना ही बढ़ाया जा सकता। बन गई तो बन गई। रिसाव का पता लगाना बहुत बड़ी दिक्कत है। कहीं पे पाइपलाइन के फट जाने से उसकी मरम्मत करना भी कठिन होता है, क्योंकि जमीन के अंदर है तो मरम्मत करनी बड़ी मुश्किल होगी। सुरक्षा व्यवस्था करनी भी बहुत कठिन हो जाती है। संसार के सबसे लंबे पार महाद्वीप रेल मार्ग के नाम लिखिए। इसकी चार विशेषता बताइए। बेटा ये आता है पार साइबन रेल मार्ग, पेपर में पूछ लेता है। ठीक है, इसकी विशेषता बताएंगे। यह रेल मार्ग पश्चिम से सेंट पीटर्सबर्ग, पूर्व से प्रशांत महासागर तट को जोड़ व्लादिवोस्टोक तक विस्तृत है। 9,322 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, यह एशिया का प्रदेश को पश्चिमी यूरोप को जोड़ता है। और रेल मार्ग यूराल पर्वत ओब यूनान नदियों से गुजरता है। ये पेपर में बहुत पूछ लिया जाता है, पार सेवन रेल मार्ग के बारे में। मेरे पेपर में भी आया था 2006 में, जब मैंने पास की थी, ज्योग्राफी भी था मेरे पास, तो जो है इस पेपर में आया था मेरे। और चिंता मत करो, 93 नंबर थे मेरे ज्योग्राफी में। तो ज्योग्राफी भी उतनी अच्छी आती है मुझे जितनी पॉलिटिकल साइंस आती है। जल परिवहन की किन्हीं तीन विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उत्तरी मार्ग पर यातायात कम क्यों है? ठीक है, जल परिवहन के लाभ बताइए। जल परिवहन, जल से जाते हैं ना लोग इधर एक स्थान से दूसरे स्थान पर। जल परिवहन में मार्गों का निर्माण नहीं करना पड़ता, एक दूसरे जुड़े हुए होते हैं ये, और घर्षण वगैरह कुछ होता नहीं, ईंधन की खपत कम होती है। ठीक है, और कम कई जगह पे कम होने के कारण क्या है? सीमित विकास है और लंबा जल मार्ग होना। ठीक है, जल परिवहन का मतलब, जल परिवहन का सीधा सा मतलब है जल परिवहन के द्वारा जो है जल पहुंचाना। ठीक है, के माध्यम से, शिप विप के माध्यम से अपने संसाधनों को बचाना। तो बच्चों आपका चैप्टर ये भी खत्म। अगले चैप्टर में चलते हैं। तो बच्चों अब हम चलेंगे चैप्टर नंबर 8 लास्ट, यानी कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार के ऊपर, और आपके फर्स्ट बुक की रिवीजन पूरी हो जाएगी इसके बाद। फिर सेकंड बुक पर चलेंगे। अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्या होता है? जब एक देश से दूसरे देश के बीच में व्यापार होता है, वो अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। कई ठीक है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। इसमें अंतरराष्ट्रीय व्यापार की बात करेंगे इस चैप्टर में। अंतरराष्ट्रीय व्यापार किस आधार पे होता है उसकी बात करेंगे। राष्ट्रीय संसाधनों में विभिन्नता अंतरराष्ट्रीय व्यापार को किस तरह से प्रभावित करती है? बच्चों जिसके पास जितने संसाधन होंगे उतना ही अंतरराष्ट्रीय व्यापार करेगा। अंतरराष्ट्रीय व्यापार करने के दो तरीके होते हैं, दो कारण होते हैं। नंबर एक, जिसके पास कम संसाधन होते हैं। दूसरी बात, जिसके पास दूसरे ज्यादा संसाधन होते हैं। ज्यादा वाला कम को बेचता है, यही अंतरराष्ट्रीय व्यापार है। विश्व के सभी देशों में संसाधनों की विभिन्नता पाई जाती है। यही भिन्नता प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन दोनों स्तर पे होती है। ठीक है, और इन इसके कारण जो है व्यापार होता है। मैंने आपको बेस बता दिया बिल्कुल व्यापार का। एक के पास कम है और दूसरे के पास ज्यादा है, ज्यादा वाला कम को बेच रहा है। भौगोलिक संरचना में अंतर होने के कारण जो है कहीं पे फसल ज्यादा अच्छी उत्पादन हो जाती है, कहीं पे कम होती है, तो ज्यादा वाले कम को बेच देते हैं। जैसे ब्राजील में कॉफी का उत्पादन ज्यादा होता है उसकी भौगोलिक संरचना के कारण। खनिज भी असमान रूप से दक्षिण अफ्रीका में जो बहुमूल्य खनिज ज्यादा है, इसलिए वो निर्यात करता है। जापान जो है आयात करता है। जलवायु भी बहुत प्रभाव पड़ता है, जैसे कुछ एरिया में जो है केला, रबड़, कहवा वगैरह होते हैं, इसलिए निर्यात होते हैं। कहने का मतलब क्या है? ज्यादा होने के भी कारण है, कम होने के भी कारण है। व्यापार संतुलन से क्या तात्पर्य है? संतुलन के दो प्रकार बताइए। बच्चों दो चीजें होती है, एक होती है आयात और एक होती है निर्यात। आयात का मतलब होता है जब हम किसी चीज को मंगाते हैं तो वो आयात कहलाता है, और भेजते हैं तो वो निर्यात कहलाता है। और इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है वो व्यापार संतुलन कहलाता है। ठीक है,
ये ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। दूसरे देशों से वस्तुओं को खरीदने पर मूल्य से अधिक खर्चा करता है जितना वह अपनी वस्तुओं को बेचकर मूल्य प्राप्त करता है, तो वो निर्यात ज्यादा हो। देखो, जब निर्यात संतुलन का मतलब क्या है? आयात का मूल्य निर्यात के मूल्य से अधिक है, यानी कि यहाँ पे आयात ज्यादा हो रहे हैं आपके और निर्यात आपके कम हो रहे हैं, ये निर्यात्मक संतुलन होगा। धनात्मक में क्या होगा बच्चों? निर्यात ज्यादा होगा, आयात कम होगा। जब हमारे निर्यात ज्यादा होता है तो फायदा होता है। मुक्त व्यापार क्या है? गुण व दोष बताइए बच्चों। मुक्त व्यापार का मतलब कम से कम बाधाएं। कभी कभी क्या व्यापार में इतनी बाधाएं होती हैं कि व्यापार करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो मुक्त व्यापार जो है इसको सरल बनाता है। मुक्त व्यापार का क्या है, इसके गुण व दोष बताइए। सबसे पहले तो ये कि मुक्त व्यापार जो है, इसके गुण व दोष बताइए। जब दो देशों के मध्य व्यापारिक बाधाएं हट जाती है तो ये मुक्त व्यापार कहलाता है। ठीक है, और बाधाओं को खत्म देना ये मुक्त व्यापार है। घरेलू उत्पादों और सेवाओं को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा मिलती है, जिससे उत्पादों की गुणवत्ता में वृद्धि होती है, व्यापार में भी वृद्धि होती है। दोष क्या है? विकासशील देशों में समुचित विकास न होने के कारण विकसित देश अपने उत्पादों को बाजारों में अधिक मात्रा में भेज देते हैं और विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था बेकार हो जाती है। आप देखते हो कि एमएनसी कंपनियां जो है विकासशील देशों में ज्यादा उत्पादन कर रही होती है और मुक्त व्यापार के कारण उनका जो है ज्यादा फायदा हो रहा है। मार्ग पत्तन और आतंको पत्तनों में अंतर कीजिए। मार्ग पत्तन का मतलब क्या है? समुद्री मार्ग पर विश्राम केंद्र के रूप में विकसित किए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर जहाज ईंधन जल और भोजन के लिए लंगर डालते हैं। मतलब मार्ग पत्तन का मतलब रास्ते में जो आपको विश्राम के लिए लिख जाते हैं, यहाँ पे ईंधन मिलेगा, जल मिलेगा, भोजन मिलेगा, जैसे होनोलुलु हो सिंगापुर में। जैसे आत्रम्पो पत्तन क्या है? इसमें जो है निर्यात के लिए वस्तुएं लाई जाती है, एकत्र की जाती है और भेजी जाती है। मार्ग मतलब रास्ते वाला, आत्र मतलब शुरू होने वाला। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित प्रमुख समस्याओं को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित कई प्रमुख समस्या हैं, आइए जान लेते हैं। सबसे पहली बात तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का होना राष्ट्रों के परस्पर लाभदायक होता है। अगर ये उत्पादन उच्च स्तर वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता, कीमतों और वेतन का सामान्यीकरण प्रस्तुत करता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार देशों के लिए हानिकारक भी हो सकता है, क्योंकि हम दूसरे देश पर निर्भर हो जाते हैं और हो सकता है वो हमारे देश का शोषण भी करने लग जाए। विकासशील देशों का जो विकसित देश क्या कर रहे हैं? वो व्यापार के नाम पर शोषण ही तो कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग बढ़ता जा रहा है। कहने का तात्पर्य क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होने से क्या हो रहा है कि पर्यावरण और स्वास्थ्य संबंधी समस्या उत्पन्न हो रही है। एमएनसी कंपनी आ रही है, वो संसाधनों को नुकसान पहुंचाती हैं। विभिन्न आधार लेते हुए पत्तनों का वर्गीकरण कीजिए और अन्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार क्यों गया था। तो बच्चों, पत्तनों के बारे में बात करेंगे। पत्तनों के कई वर्गीकरण निपटन के द्वारा, अवस्थिति के द्वारा और विशिष्टकृत के हिसाब से। पहले ये जान लो पत्तन क्या होते हैं। पत्तन व्यापार के लिए एक अति आवश्यक है, क्योंकि बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समुद्री मार्गों से किया जाता है। और ये पत्तन जो होते हैं, जगह होती है, यही इनको क्या करती है? ये रुकने के लिए, ठहरने के लिए आश्रय प्रदान करती है। यहाँ से आप माल को लाद सकते, उतार सकते, भंडारण कर सकते। मतलब पत्थर एक ऐसी जगह है जहां से माल को उतारा भी जाता है और लादा भी जाता है और कभी विश्राम के लिए की जा सकती है। आधुनिक मतलब ये शिप वगैरह का समझ लो एक बस अड्डा सा है, लिखना मत, पर मतलब जहां पे ठहरते हैं और जहां से माल को उठाया उतारा डाला जाता है। अत्यधिक सुविधाएं, छोटी नौकों की सुविधा होती है, श्रम और सब प्रबंधन की सुविधाएं प्रदान करते हैं, जहाजों के रखरखाव की व्यवस्था करते हैं पत्तन। ठीक है, विश्व व्यापार में डब्ल्यूटीओ की क्या भूमिका है? ठीक है, डब्ल्यूटीओ देखो व्यापार में ना विकसित देशों को ज्यादा मदद करता है। हकीकत बात तो ये विश्व व्यापार संगठन की नींव जिसको गैट कहते हैं, 1948 से पड़ी। 1995 गैट जो है डब्ल्यूटीओ बन गया। इसकी भूमिका क्या है? ये पहली बात तो विवादों का निपटारा करता है, जो व्यापारिक संबंधी विवाद है, और उनको दूरसंचार, बैंकिंग जैसी सुविधाओं के लिए कार्य करता है। ये आलोचना क्या है? डब्ल्यूटीओ की कई आलोचना है। इसने एक वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया है, गरीबों देशों को नुकसान ज्यादा पहुंचाया है, विकसित देशों ने विकासशील देशों पे कब्जा कर लिया है, हटने का नाम नहीं ले रहे, प्रभावशाली राष्ट्रों का वर्चस्व हो गया है, बाल श्रम, श्रमिकों के स्वास्थ्य अधिकारों की